But these are all a reaction to an illness and the body is very well accustomed, even if it is small, to handle these. अब कुछ हो गया तो कौन कह सकता है कि नहीं होगा? Nobody can say 100% नहीं होगा, nobody can say कि होगा ही. So many times parents come to me saying कि सर हमें पता है आप क्या बोलने वाले हो, but इसके दादा नहीं माने. Generally what they do is they allow the child to cry for some time. सबसे पहले तो यही, बच्चा पैदा हुआ तो गुट्टी देनी है. अब उस पे इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, शहद चटानी चाहिए या नहीं. बच्चों की स्किन अलग सेंसिटिव होती है और इश्यूज आते हैं. तो मसाज का एक्चुअल में कोई रोल है न्यूबॉर्न की लाइफ में? Movements like this, यहाँ हड्डी टूट जाती है. ऐसे उल्टा भी लटका देते हैं. पैर की हड्डी टूटती है, क्लैविकल बोन टूटती है. I have seen cases like this. Unfortunately, जिस बच्चे की मदर नहीं रह पाती वो कैसे जीता है? If you always say कि इंडिया में मना करते हैं, every doctor says कि बॉटल में मत दो. क्या आप मोटा समझ लो कि कोई दिक्कत हो रही तो ऐसे करो, नहीं तो नहीं. बच्चे को वो देना चाहिए सेरेलैक. आजकल इतना आता है, लोग बड़ा पार्ले जी भी दूध में मिला के देते हैं कि अगर आप मेंशन नहीं करते हो, कुछ गलत करते हो, यू कैन बी जेल्ड फॉर इट. जब भी न्यूबॉर्न चाइल्ड होता है तो इतनी बड़ी लंबी लिस्ट होती है वैक्सीनेशंस की, तो क्या वो सारी जरूरी है? आप देखो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या वैक्सीन देती है, तो जो मैंने वैक्सीन के नाम लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देती वो वैक्सीन. बच्चों को इंडिपेंडेंस कितनी देनी चाहिए? हमेशा एक लाइन होनी चाहिए कि हमें इतना करना है, इसके आगे नहीं करना. तो मैंने एक से पूछा था, बच्चा मारा, जब पहली बार मारा तो आप हंसे होंगे. इज द पर्सन हु इज हैंडलिंग दैट चाइल्ड शुड अंडरस्टैंड हाउ शुड हैंडल द चाइल्ड. वो अपने आप में खेल रहा है ना, किसी को टच नहीं कर रहा है, अपने आप को चोट नहीं लगा रहा, किसी को मार नहीं रहा, खेलने दो. वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल है, तो वो फियर आना चाहिए. तो कितना लिमिट होनी चाहिए स्क्रीन टाइम पे छोटे बच्चों की? क्योंकि आपको वो इतनी आसानी से मिल गई है टेक्नोलॉजी कि आप उसको यूज कर सकते बच्चों को फोन देने का राइट एज क्या है? तो बच्चे की हेल्थ चेक करने के क्या बेसिक चेक पॉइंट्स होते हैं कि नहीं ये हेल्दी है जो भी ये खा पी रहा है? क्योंकि उससे ज्यादा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी. इवन इफ यू गिव मेडिसिन वो थ्रो कर देगी. बट अलार्मिंग सिचुएशन कब हो जाती है कि बच्चा कुछ खा ही नहीं रहा, एक पेरेंट के लिए भी? अब हर बार खांसी जुकाम हुई हमने फटाफट नेबुलाइज कर दिया, वो सही अप्रोच है कि गलत है? कोई बहुत बड़े मिथ्स हैं जो सोशल मीडिया या इसके कारण कोई मतलब आपको जो माइंड में आता है कि ये एडवाइस बहुत चल रही है एकदम ही गलत? पिछले 10-15 सालों में एक चेंज नोटिस हुआ है पेरेंटिंग स्टाइल्स में, पेरेंटिंग टेक्निक्स में, बच्चे को पैदा करने से लेके बच्चे को बड़े करने के तरीके में, जिस वजह से हम आज के पेरेंट्स के दिमाग में काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि क्या सही है और क्या गलत. हम मॉडर्न टेक्निक्स को फॉलो तो करते हैं मगर अपनी रूट्स को कम्प्लीटली भूल नहीं सकते. इस करके आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है एक जाने माने पीडियाट्रिशियन डॉक्टर स्नेहिल जैन, जिनका वर्किंग स्टाइल काफ़ी ही काम और कंपोज्ड है, जो खुद एक न्यू एज पेरेंट और न्यू एज डॉक्टर के साथ साथ अपनी रूट्स से काफ़ी जुड़े हुए हैं. आज के इस एपिसोड में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे न्यूबॉर्न्स, टॉडलर्स और प्रीटीन्स एरा को लेके. हम आशा करते हैं कि आपको आज का हमारा एपिसोड अच्छा लगेगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. डॉक्टर स्नेहिल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने टाइम निकाला टू कन्वर्स विद अस. एक क्वेश्चन तो हमेशा से मुझे थोड़ा क्यूरियस होता ही है अबाउट पीडियाट्रिशियंस. मुझे लगता है उनकी वाइफ्स तो हमेशा खुश रहती होंगी कि यार बच्चा तो विल बी लुक आफ्टर, कुछ भी है तो यार तुम संभाल लोगे अच्छे से. हाउ इज इट? Well, first of all, very thank you so much for giving me a platform like this. Answering you, Alok, रहता तो है फायदा at the back of the mind. फ्रंट में तो नहीं होता, शक्ल पे तो नहीं दिखाते कि तुम संभाल सकते हो. शक्ल पे तो गुस्सा ही रहता है कि नहीं क्या कर रहे हो, why are you doing? See, my way of treating a child is very slow. Means I say कि wait, let him show, let him have some trouble, then we'll give medicines. We won't start medicines in the first go. So I will start slowly. I will let the child have some issues. अगर होता है, if it is too much for him, then immediately I'll start treatment. But if it's a mild, जैसे अब for example mothers will get panicky at one sneeze, 2-3 बार खांस लिया तो they'll become all panicky, क्या हो गया, fever आ गया तो it all hell breaks, कि बुखार आ गया, हाय तौबा. But these are all a reaction to an illness and the body is very well accustomed, even if it is small, to handle these if we give time. That time is something which no one can give because we are emotionally so connected to a child and we are so fearful of it कि कुछ हो गया तो. अब that thing is very thing कि आप अब कुछ हो गया तो कौन कह सकता है कि नहीं होगा. Nobody can say 100% नहीं होगा and nobody can say कि होगा ही. So we need to give time. So that thing with mothers, especially when an emotional connect comes, is difficult to handle. So coming back to your question, my wife will say हाँ ठीक है तुमने कर लिया, 2-3 दिन she waits and then she'll say कि हाँ आप चलो. So my dad is also pediatrician, so उनसे हो जाता है, otherwise उसके एक friends हैं उनसे हो जाता है. Ultimately वही होता है जो मैंने बोला था, but with some time, some arguments and something. तो हिसाब उतना ही है, हस्बैंड वाइफ का, उसमें कोई एक्स्ट्रा वो दर्जा नहीं. हिसाब बराबर ही है, हस्बैंड ही होता है, डॉक्टर हो कुछ भी हो. बट आई थिंक ये सेंसिटिविटी लास्ट 10-15 ईयर्स में ज़्यादा आई है. पेरेंटिंग स्टाइल्स चेंज हुए हैं, पेरेंटिंग टेक्निक्स चेंज हुए हैं, बच्चे को पैदा करने से लेके बड़े करने का तरीका चेंज हुआ है.
हम एज पेरेंट्स भी और बच्चे भी बहुत सेंसिटिव हुए। उस वजह से आई थिंक हमारी माएँ थोड़ी करती थी इतना पैनिक खांस के हो गया, अब नेबुलाइज भी करो, ये फलाना भी करो, ऐसे भी करो, वो भी करो। अब वो चीज़ ज़्यादा आ गई है, सेंसिटिविटी। Right, exactly. And I feel it is because our parents and their grandparents now feel that we do not look after our child, so we should look after our grandchild. To looking after a grandchild, they have a beach mein bridge, which is their children. So they push their children to look after their children. Understood? करेक्ट। Right? So that sensitivity comes because our grandparents and our parents feel somewhere that they were not up to the mark in rearing up the present generation. So तुम देखो, so many times parents come to me saying कि सर हमें पता है आप क्या बोलने वाले हो, बट इसके दादा नहीं मान रहे, अच्छा इसकी दादी परेशान हो रही है। तो many of the times I tell them, एक काम करना, next time you get the grandparents, I'll talk to them. I don't talk to you, come bring them. I'll talk to them. I'll treat them. Your child doesn't require that treatment. And obviously, see, if you are caring and overtly involved in a child's life, the child is going to be very sensitive. See, if you're going to give a hand to a person, ki chal, I'll make you walk. So obviously, he'll hold your hand and walk, and he won't ever leave it. So it's both way streets. You become more sensitive, the child will obviously become more sensitive. He'll be always like Papa. Always, for everything, he'll be like Mama. So these are things we are inculcating in a child. Now it's very thin line between ki should we support a child to an extent or should we just let them be. So that line every child, every parent has to understand on their own. Nobody can tell them कि भाई आप ये मत करो, ये नहीं करो, because you are not there at that moment when something is happening. For example, how the Western world works, they work on a limited cry time. A child is sent to another room in a crib, he's sleeping. Now they have a voice monitor, a video monitor. Generally what they do is they allow the child to cry for some time. They are asked to intervene only when the cry becomes a different version. When there's a nature, if you have seen kids, some kids will have a tantrum cry, which is not exactly a cry, right? That's just throwing a tantrum. And one is a fearful cry where the pitch heightens up, where the voice becomes more. That time you need to intervene. Those people can understand. Our Indian people can't understand because we don't work with our brains, we work with our heart. So वो तो बच्चा रो रहा है मेरा. First time mothers or second time mothers or any mother. A child is born, a mother is connected in a different way. A father is connected in a very different way. So our theory says that a child is always have a connection to a mother at a different level because the child doesn't think mother is a different person or a different body in together. For a child, a mother and a child are same. So whenever you ask कि पहला शब्द क्या बोला बच्चे ने, it is always पापा और दादा. It's never mama. You don't yourself, अपने आप को नहीं बोलते ना आप, अपने आप अपना नाम नहीं लेते खुद, राइट? सो वो माँ को तो अपना ही समझता है. So he'll always say पापा और दादा. So that connection between a mother child is very difficult to break. Obviously shouldn't be broken. But माँ को समझाना कि भाई बच्चे को थोड़ा रोने दे, बहुत मुश्किल है. not possible at all. And if I say these words, I won't get a patient next time. And it's not right also, I tell you. So for our conditions where we stay and the society we live in, and especially when we have a whole group of families living together, the child rearing up is very diversified. We cannot. बहुत बड़ा डिफरेंस है जो बाहर के और इंडिया के. जो एक तो आपने जो बोला, बट दूसरा कि यहाँ पे जॉइंट फैमिलीज, नॉर्मली ग्रैंड पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इज मच मोर. Yeah, exactly. बाहर के कंपैरिजन में बाहर इतना ज्यादा नहीं होता, काफी रूम दिया जाता है तो बच्चा अकेला हम काफी जो होता है. करंट एज पेरेंट्स है ना, हम बीच में लटके हुए हैं. हम पिछले अपनी ओल्ड जनरेशन का भी चीजें फॉलो करना चाहते हैं, बट हम देखते हैं आगे की तरफ है, उन्हीं को अपना मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स फॉलो करते हैं और हम बीच में बस लटक रहे हैं कहीं पे. We are the kind of the worst generation कि उधर से भी सुननी पड़ती है, इधर से भी सुननी पड़ती है, बच्चों से भी और माँ बाप से भी. And we can't make a decision. We are not allowed to follow things because ऐसे नहीं होता था, वैसे होता था हमारे टाइम में. Lot many times I tell parents and grandparents कि सर ठीक है आपके टाइम में होता था, but please understand the present age. आपको एक्सपोजर कितना मिलता है विद सोशल मीडियाज एंड ऑल, प्लस खाने के मामले में या दूध के मामले में पोल्यूशन, अडल्ट्रेशन, एलर्जीज पहले नहीं होती थी, अब क्यों हो रही है? बच्चा नाजुक है बड़ा. दिस इज व्हाट आई जनरली हियर फ्रॉम अ ग्रैंडमदर. आई ऑलवेज टेल कि आंटी बच्चा तो वैसे ही है जैसे पहले पैदा होता था, माहौल बदल गया है. पहले इतना कैंसर भी नहीं होता था, अब क्यों? एग्जैक्टली. पहले इतना पॉल्यूशन नहीं था, पहले आपके पास वेजिटेशन ज़्यादा था, कंस्ट्रक्शन कम था, अर्बनाइजेशन हो गया है, कितने सारी चीज़ें आ गई हैं. पहले आपको पैक्ड फूड्स कहाँ मिलते थे? पहले हमें मैगी ढूंढनी पड़ती थी, आज के टाइम में तो हर नुक्कड़ पे मिल जाती है. सो ऑब्वियसली अगर अवेलेबल है तो यूज़ होगा,
अब यूज ज्यादा होगा तो साइड इफेक्ट्स होंगे ही होंगे. So those are the things which are gradually changing, and obviously we don't expect the older generation to really understand all these things because it doesn't works that way. No, it's very difficult for someone to accept कि नहीं हम गलत हैं या चीजें बदल गई हैं. So then for us as pediatricians, it's a tightrope walk between the grandparents and the parents and the child. So धीरे धीरे होता रहता है, चलता रहता है. But I still feel that we as an Indian society are rearing up our children much way better than what the Western world is doing. With the emotional connect and the family and the society which we are, we still have much better children mentally stable, ready to work, ready to struggle, ready to study, as compared to children who are outside, who are like after 14, 15 are left for themselves. If the father has no funds, he won't send a child to college. तो फिर वो क्या करता है? वो अपने हिसाब से घिसता रहता है, करता रहता है. अब luckily if he's able to work it out fine, otherwise he becomes an antisocial kind of thing. So for this kind of society which we have is a blessing in disguise. Maybe yeah, difficult for some children, some people also कि मम्मी पापा बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव हो गए हैं या दादा दादी बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव हो गए हैं. But then I think gradually everyone learns to adjust as per their families. I think हम छोटे बच्चे से ये शुरू करते हैं कि काफ़ी चीज़ें हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है. सबसे पहले तो यही बच्चा पैदा हुआ तो गुट्टी देनी है. अब उस पर इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, शहद चटानी चाहिए या नहीं. चटाना एंड खिलाने में फ़र्क है. हाँ. राइट. सो मदर्स को लगता है कि कुछ भी नहीं देना होता. ऐसा नहीं होता, कुछ भी नहीं देना होता. आवर बॉडी इज़ नॉट दैट वीक कि इट वोंट एबल टू डाइजेस्ट. लेकिन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग, सॉलोइंग में गड़बड़ हो जाती कभी कभी, तो छोटा बच्चा विल चोक ऑन इट. So that's why we say कि liquids are the easiest thing to say. Now अब शहद चटाना, it's purely a religious and a cultural thing. It has nothing to do with anything else. और वो 99% लोग केवल लिप्स पे लगा के छोड़ देते हैं. या ज़्यादा एक ड्रॉप उंगली से लिया और आपने ज़बान पे लगा दिया. That's no harm until unless the honey is proper and pure. Because honey has a toxin which is known as botulin, which causes paralysis in a small child. Though it's a temporary thing, over a period of few days वो अपने आप ठीक हो जाता है, but it's very scary for a parent with a new child. It's very scary. So इसलिए honey हम अब इसलिए avoid करते हैं because it has a potential of causing a major issue. Though if it's very well purified and from a proper brand, it will not cause any trouble. But then again, it should only be limited to केवल चटाना. Couple Not drops. खिलाना. 1 drop maximum, not more than that. उससे ज़्यादा नहीं. तो and obviously मीठा अवॉइड करना चाहिए. दैट्स समथिंग व्हिच नाउ पीपल आर रियली लर्निंग ग्रेजुअली. पहले तो नहीं शायद समझ में आता था किसी को, बट बिकॉज स्वीट विल नॉट कॉज एनी ट्रबल, बट इट विल हैम्पर द न्यूट्रिशन. अब द चाइल्ड विल वांट टू हैव एवरीथिंग व्हिच इज स्वीट. अब प्रैक्टिकली यू कांट मेक एवरीथिंग स्वीट, राइट? सो इसलिए स्वीट इज समथिंग व्हिच वी अवॉइड. सो हनी कम्स इनटू दैट कैटेगरी. बट एक टच करना एंड दैट जस्ट फॉर अ डे, आई डोंट थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम. एंड अगेन फिर उसके बाद it should be a comprehensive decision between the grandparents and the parents की करना है कि नहीं करना, because these small things create a lot of rift in between कि नहीं करने दिया and all those things. कुछ चीजें दादा दादी को करने देनी चाहिए, उससे कुछ हार्म नहीं होता. And better to do it with agreement and monitoring rather than वो छुप के करें और फिर आप मॉनिटर भी नहीं कर पा रहे कितना क्या जा रहा है, quantity, quality. So it's always better to be, for a child, we all should come as a one family, not as 4 different people. So the child is totally confused what to do, what not to do. And he ultimately does what not to do, because वो ही सबसे अच्छा lucrative लगता है ना. जो हम मना करते हैं वही अच्छा लगता है करने में. So if we all come as a family to him as one person, then he is pretty clear in what he will do or he will behave or how should he further progress. So honey is not a problem until unless it is just a drop. एक बहुत एम्फेसिस होता है मसाज पे, पर्टिकुलरली इंडियन कल्चर में स्पेशली जापा रखी जाती है एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए कि 6 महीने तक तो हाथ पैर अच्छे से मलो कि स्ट्रॉन्ग बने. पर बाहर तो कुछ नहीं होता है. अब ये चीज़ें आ रही है कि ये मसाज बार बार करने से, घिसने से, इतनी ज़ोर से बच्चों की स्किन अलग सेंसिटिव होती है और इश्यूज आते हैं. तो मसाज का एक्चुअल में कोई रोल है न्यूबॉर्न की लाइफ में? कोई रोल नहीं है. कुछ भी नहीं है. कोई रोल नहीं है. अरे यार हमें लोग बहुत डिसअपॉइंट होंगे. मेरे से इतनी माएँ और दादियाँ डांट खाती हैं because I have seen injuries happening due to massage only. See, a massage is something, you go to a spa, right? You won't like it very rough. You won't like it painful, right? You want it for relaxation. For a child also, it's the same thing. The concept of massage came just to help the child in releasing his arms and legs. You know, when the child is born, he's like this. Now, first 3-4 days, why do you do swaddling?
If the term swaddling we understand, we swaddle because the child will understand that he's still in the mother's womb, क्योंकि हम उसको ऐसे wrap करते हैं, right? So that makes him secure. Now later on he wants to open up his arms, but these are all tight because they were since birth like this. So that massage will help in loosening up his hands, loosening up his legs. So his mobility will increase. He will be able to move his arms. He will be able to move his neck, legs. But that massage then went on to कि अच्छे से घिसो, हड्डियां ताकतवर होंगी, मांसपेशियों में जाएगा. Nothing will go so deep because the oil is that much. The skin is in fact so big enough. The skin is almost 5 mm in thickness. How much amount of oil will you put कि वो नीचे तक जाएगा? Nothing happens. Only the milk you give, जो न्यूट्रिशन देते हैं वही जाता है मसल्स में, और कुछ नहीं जाता. सो मसाज इज ओनली टू लूजन अप. देन लेटर ऑन मसाज वाली केम एंड गिव्स कि इसको झटके देंगे उसके हाथ ठीक हो जाते हैं. तो पीपल डू मूवमेंट्स लाइक दिस, यहाँ हड्डी टूट जाती है, ऐसा उल्टा भी लटका देते हैं, पैर की हड्डी टूटती है, क्लैविकल बोन टूटती है. आई हैव सीन केसेस लाइक दिस. देन मसाज वालीज विल पिंच द निपल्स ऑफ अ चाइल्ड. आई हैव सीन इन्फेक्शंस हैपनिंग, बॉयल्स हो गए हैं बड़े बड़े यहाँ पे बच्चों को, जस्ट बिकॉज हाइजीन मेंटेन नहीं करी, तेल था चिपका, ऑब्वियसली धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ गया. सो मसाज इज ओनली टू नरिश द स्किन एंड लूजन अप द बॉडी. दैट टू इफ द चाइल्ड इज लविंग इट. इफ ही इज क्राइंग देयर इज नो पॉइंट डूइंग इट. सो आई ऑलवेज एडवाइज कि मसाज वो करेगा जो उसका खुद होगा, मीन्स मदर, बुआ, मासी और दादी, एनीवन फ्रॉम द फैमिली. एंड द वे यू अप्लाई अ क्रीम ऑन योर फेस, दैट इज द वे यू विल अप्लाई ऑयल ऑन द चाइल्ड्स बॉडी, नथिंग एल्स. देयर इज नो कंसेप्ट. और मसाज से कोई अलग नेक्स्ट फायदा नहीं होता. शेडिंग होती है स्किन की, बच्चों की स्किन शेड होती है व्हेन दे आर बोर्न, सो दैट विल हेल्प. मसाज करेंगे तो वो शेडिंग कम होती है, दैट रीजनरेशन ऑफ स्किन हेल्प्स, दैट ड्राइनेस रुक जाती है. सो द अदर पॉइंट एंड लॉजिक बिहाइंड मसाज वाज मॉइस्चराइजिंग. इट वेंट टू अ वेरी नेक्स्ट डिफरेंट लेवल, बिकॉज वी नो दिस नो कि एक कान में बोलता है फिर ऐसे बोलता जाता है, तो जिसने जो बोला था उसने जो बोला बिल्कुल ही डिफरेंट होता है. चाइनीज विस्पर, राइट. सो दैट कंसेप्ट इन इंडिया इज वेरी ह्यूज. बोलता कोई कुछ है, होता कुछ और है. बहुत बहुत बहुत. हाँ. सो वो होते होते ऐसा हो गया है. यू मेड से कराएं, जापा से कराएं, किसी भी कराएं, बट द चाइल्ड शुड एंजॉय. इफ द चाइल्ड इज नॉट एंजॉइंग क्राइंग अ लॉट, देयर इज नो पॉइंट डूइंग इट. मुझे तो मसाज से बहुत नफरत हो गई थी बचपन में, बहुत कराते थे और मेरे को एकदम उससे ट्रॉमा था. जब तक मैंने मैराथन भाग के एकदम दर्द में मसाज करा के रिलीफ नहीं आई, तब तक मेरे को समझ नहीं आया कि मसाज का कोई पॉइंट है मतलब लाइफ में. इट्स ओनली फॉर रिलैक्सेशन, नथिंग एल्स, एंड मॉइस्चराइजिंग फॉर अ स्मॉल चाइल्ड. So when I became a mother for the first time, I remember I was introduced to these Facebook groups जिसमें काफ़ी सारी mothers थी, particularly related to feeding. कि अब ठीक है, some mothers are really blessed कि ठीक है mothers feed को नहीं आप replace कर सकते, as जितना हो उतना अच्छा है, but not everyone is blessed कि किसी को इतना feed आए, कोई उतना करा पाए. हर की अपनी conditions होती हैं. तो particularly in those groups हर type की mothers होती थी from all across India. They really bad mouth top feed, really badly. कि आप अपने बच्चे को केमिकल्स दे रहे हो, अपने बच्चे को जहर पिला रहे हो, कि जो लेटर ओनली आई रियलाइज्ड कि अगर आपने एक आधा दे भी दिया तो वो मदर के ही बेनिफिट के लिए है कि थोड़ा सा तो बच्चा आपसे ऑफ हुआ, आपको एक थोड़ा टाइम आउट मिल गया, किसी और से भी बच्चा दूध पी पाएगा. एंड सेकेंडली अगर इतना ही बुरा होता टॉप फीड तो मार्केट में होता क्यों? एग्जैक्टली. और अनफॉर्चुनेटली जिस बच्चे की मदर नहीं रह पाती वो कैसे जीता है फिर? ऐसे ही जीता है ना, टॉप फीड पे जीता है. टॉप फीड इनफैक्ट अगेन हम जब यहाँ पे आते हैं ना तो वी सी विद चिल्ड्रन इट्स देयर इज लॉट ऑफ इशू विद इमोशंस. विद चिल्ड्रन वी वर्क विद टोटली विद इमोशन, नथिंग विद ब्रेन. पूरा एक फिल्म इमोशन का बनता है, उस फिल्म के थ्रू हम देखते हैं हर चीज, एनालाइज करते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि ऐसा करना है. पाउडर मिल्क इज क्रिएटेड बाय अस, राइट? We make the powder milk, so we add everything which possibly can be added as a nutrition for a child, except few things which is not possible right now. जैसे कुछ immunoglobulins होते हैं जो इनिशियल, जैसे बोलते हैं ना मदर का पहला दूध मिलना चाहिए बच्चे को, तो उसके कुछ एस्पेक्ट्स हम नहीं बना सकते, we can't make them since, तो वो नहीं होता. बट अदरवाइज पाउडर मिल्क इज इनकम्प्लीट अ कंप्लीट फूड फॉर अ न्यूबॉर्न चाइल्ड. बट अगेन अगर माँ दूध नहीं पिलाएगी तो उसको इमोशनल सेटबैक बहुत बड़ा होता है. हाँ. That emotional setback will further show in rearing up of the child. How she behaves, how she deals, how she manages small things. And that will further create trouble between the child, in the family and all those things. So, plus obviously, child's emotional well-being is the first thing in place here. Because उसको कुछ समझ नहीं आता. That child can't see. A newborn is not able to see that much. His vision is not that clear.
his hearing is not that clear, and obviously if these two senses are not, फिर तो उसको समझ नहीं आता. So his sense of security is only through touch, only through an embrace, and then milk, which is mother's milk. So that emotional growth and well-being of a child is very important, and the first thing for the child is माँ का दूध. तो माँ के दूध से जो पॉजिटिव हार्मोन्स आते हैं, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बच्चे में, उससे फ़ायदा होता है. सो फॉर दैट एस्पेक्ट येस, मदर्स मिल्क इज़ वेरी एसेंशियल. एंड ऐसा नहीं होता कि किसी माँ को दूध नहीं आता. देयर इज हार्डली 1% ऑफ मदर्स इन द वर्ल्ड हु विल नॉट हैव मिल्क इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर फ्लो की दे आर एबल टू सस्टेन फॉर 6 months. बट इनिशियल few days, depending how the child is born, there's a difference. Normal delivered mothers will have a milk a little earlier as compared to Caesar, but दूध सबको आता है. बाद में थोड़ी गड़बड़ होती है कि अगर मदर ने वाटर इनटेक अच्छा नहीं लिया, or say if the mother had some issues in terms of medical, or sometimes the mother had a little different issues, like कुछ mothers depression में भी रह जाती हैं, चले जाती हैं. So उस कारण से अगर फीडिंग में improper हुआ कुछ, तो फिर एक साइकिल टूट जाती है ना, तो फिर वो मिल्क कम हो जाता है. सो सेइंग दैट मदर्स मिल्क इज एसेंशियल एंड द फर्स्ट मिल्क शुड ऑलवेज बी मदर्स मिल्क. नाउ कमिंग टू फॉर्मूला इज फाइन. एक बार देना या 2 बार देना फॉर हर रिलैक्सेशन, फॉर हर प्रॉपर स्लीप इज वेरी इसेंशियल. अगर मदर मेंटेन कर पा रही है कि भाई दूध पिला के सो पाते हैं, मैनेज हो जाता है, तो फाइन इनफ. अदरवाइज इफ शी इज गेटिंग वेरी टायर्ड एंड शी इज नॉट एबल टू स्लीप एट ऑल, और इफ द चाइल्ड इज वेरी हंग्री, से milk output is not that much, then formula milk is not bad, given the thing कि the hygiene is maintained. Now here, why if you will always say कि इंडिया में मना करते हैं, every doctor says कि बॉटल मिल्क मत दो. फॉर्मूला आप कैसे दोगे? एक ही तरीका होता है, बॉटल या कटोरी चम्मच से. सो बॉटल क्यों नहीं दो? इसलिए नहीं दो बिकॉज हाइजीन सब लोग मेंटेन नहीं कर पाते. When we make a policy or government makes a policy about कि what should be advisable to everyone, it has to be done on a पूरा general basis. It should be inclusive for the all state of the population. So I can't expect a person who is not able to eat 2 days meal to maintain a bottle also. बिल्कुल Hygienically. और अपनी कंट्री डस्टीएस्ट कंट्रीज में से भी है. नेचुरली भी अपना एनवायरनमेंट बहुत डस्टी है और Exactly. वैसे बहुत ज़्यादा. So अब अगर उसका बच्चा बीमार पड़ जाएगा and that small child who is just 5 days old, that's much more riskier. It's better कि वो माँ का दूध ही पीता रहे, भले कम मिले उसे, लेकिन बीमार पड़ेगा तो he might not be able to survive because he's just so small. But then again, this should come on the patient's level कि a doctor should understand. I as a pediatrician will understand कि हाँ ठीक है, you can manage, so try bottle feeding, not a problem. आप bottle बदलो, nipples बदलो, hygiene रखो, पानी अच्छा use करो, and you can give. अब then another thing comes is कि child's preference. And child will prefer something which is easier. So a bottle is much more easier to drink than mother's milk. इन द टर्म्स ऑफ चाइल्ड, इफ पावर जो लगती है उसकी. सो कभी कभी ये दिक्कत होती है कि बॉटल की तरफ बच्चा चला जाता है, उसको बॉटल से ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, माँ से दूध नहीं लेता. ऑल थिंग्स एंड ना, ये सब इज अप टू द मदर टू अंडरस्टैंड हाउ टू टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड. सम मदर्स आर वेरी एडमिट, नहीं मेरा ही दूध पीना है, तो ठीक है, देन यू मैनेज दैट वेज कि द चाइल्ड विल बी अ लिटिल इरिटेबल इफ ही इज हंग्री, देन यू हैव लॉट्स ऑफ वाटर, देन यू कीप ऑन ट्राइंग टू फीड हिम एज मच एज पॉसिबल. सम मदर्स आर लिटिल फ्लेक्सिबल कि ठीक है, वी कैन गिव अ बॉटल मिल्क, सो यू डू इट. बॉटल मिल्क दे दो आप, थोड़ा सा फॉर्मूला मिल्क दे दो. बट फॉर्मूला मिल्क इज नॉट एट ऑल बैड. येस, इन टर्म्स ऑफ इमोशनल अटैचमेंट एंड इमोशनल वेलबींग, मदर्स मिल्क इज द फर्स्ट थिंग, बट फॉर्मूला मिल्क एज अ बैकअप कैन ऑलवेज बी यूज्ड. हाँ, अभी कुछ लेटेस्ट नेस्ले के कुछ इश्यूज हुए थे जिसमें शुगर मिली थी. That is still an issue. With India being a dumping ground for everything, I can really expect कि नेस्ले ने ऐसा करा होगा. But वो अभी तक चल ही रहा है उसका, so can't really comment much on it. But formula milks are not wrong to give, not absolute wrong to give. So there is this one more trend that I've generally noticed in kids who are on mother's feed, कि वो लोग रात को, most kids not all, कि रात को उतना सो नहीं पाते. वो बार बार उनको आदत हो जाती है, एक हिडक हो जाती है कि मदर फीड लेके ही सोएंगे. तो वो अपना वो स्लीप साइकिल, मैंने पढ़ा था बच्चों का स्लीप साइकिल होता है 45 मिनट्स का, देन दे वेक अप, देन दे अगेन नीड टू फीड टू स्लीप, एंड देन उसके बाद ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की, एंड अल्टीमेटली मैंने छुड़वाया, रुलाया और फिर ही सुलाया. तो मदर्स फीड पे ये होता है ये चीज़ कि बच्चा रात को बार बार उसी टेंडेंसी से उठता रहेगा और सोएगा नहीं ढंग से. नहीं होता, सबके नहीं होता. सबके नहीं होता. सबके नहीं होता. It all depends on child's nature. And secondly, see, night feedings are less of feedings and more of security issues. You must have understood it later on कि he's just having 2-3 gulps and sleeping off. He's not having proper milk.
The child is not having proper milk as he's having in the daytime or normal times. He is just wanting a sense of security. Because for them, mother's arms is a sense of security. आपका घर है, बच्चे को वो घर नहीं समझ में आता, राइट? उसको माँ की गोदी या पापा की गोदी समझ में आती है कि वो मेरा सिक्योर जोन है, राइट? सो रात में अक्सर ये नाइट इश्यूज होते हैं, और ये तब ज़्यादा होते हैं जब आप प्रोलॉन्ग फीडिंग कराते हो. 1 year आइडली यस, 2 years तक कराना चाहिए, बट देन अगेन हर चीज़ का अपना, यू कैन जस्ट मेक अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट ऑन एवरीथिंग. Every mother will have her own way of doing things. Every child will have his own way or her own way of managing things. So generally 1 year is a good amount of time that you should feed. Plus 6 months के बाद there should be a difference between feeding and eating. बच्चा खा नहीं रहा, फीड करा दोगे तो उसको आदत लग जाएगी, and he'll keep on asking for that. And that will further go on to night times also. But if you'll start making कि हाँ थोड़ा सा खाएंगे, then we'll give them some time कि नहीं अभी एकदम से दूध नहीं होता, फिर थोड़ी देर बाद आप दूध दोगे. Children will understand all these things. You can kind of train them like we do susu training, right? We washroom की training कराते हैं. They will also understand about eating also. कि भाई this is my time to eat, then we'll have some time and then I'll get milk. So gradually they come. हम again emotional connect आ जाता है इसमें. यार भूखा है बेचारा, तो दूध पिला दिया, दैट्स फाइन, इट्स ओके, बट देन ही बिकम्स हैबिचुअल टू इट. अब उसको हैबिट को ब्रेक करना है. अब नाउ यू आर टायर्ड, 1.5 years हो गया, दूध ही नहीं छोड़ रहा, तो अब यू आर टायर्ड, अब व्हाट टू डू? सो देन आई टेल देम ठीक है, यू टेक अ लीव, जाओ 3 दिन घूम के आओ, बच्चे को छोड़ दो दादी के पास, सब छूट जाएगा, सब नॉर्मल हो जाता है. बट अब वो कितना मुश्किल है करना माँ के लिए. हमारे लिए बहुत आसान है बोलना, उसके लिए बहुत मुश्किल है करना. सो द स्टार्टिंग शुड स्टार्ट व्हेन यू स्टार्ट ऊपर का खाना की थोड़ा सा दूध में टाइम बढ़ाते जाए. देन अगेन इट कम्स टू सी अगेन an impoverished family who's not that well to do off will have less of chances of making a child eat proper nutrition. तो उसके लिए दूध जरूरी है. अब family which is well off, has 2-3 caretakers to help, has a big family, can manage it easily. So again it depends on how you want a child to be born and brought up. But yes, nighttime feedings are just because हम ब्रेस्ट फीडिंग प्रोलॉन्ग कर देते हैं फ्रॉम 1 year ऑनवर्ड्स. उससे 1 साल के बाद एटलीस्ट नाइट फीडिंग्स हमें या डे फीडिंग्स कोई एक टाइम का फीडिंग वी शुड ट्राई एंड कट डाउन, ग्रेजुअली कट डाउन एंड स्टॉप, सो दैट ही बिकम्स हैबिचुअल टू ईटिंग ऑल्सो. एक ये भी बड़ा कंट्रोवर्सी चलती है कि आफ्टर 6 months जब बच्चे का खाना बनता है दूध में, तो जैसे सूजी की खीर है या कुछ है, कि हमने तो जनरली काउ मिल्क में ही बना दिया, दे दिया और सब ठीक था, बट देन उस पर भी बड़ा वो चलता है, अरे नहीं तुम वो फॉर्मूला मिल्क में बनाओ या मदर्स मिल्क निकाल के उसमें बनाओ. उसमें इतना कोई फर्क पड़ता है कि इट इज ओके दैट टाइम? नहीं, इट्स ओके, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. बट कभी कभी क्या होता है कि विद गाय, अब गाय का दूध बाहर की चीज़ है, घर में नहीं बनी है, बाहर की चीज़, बाहर से दूध आ रहा है. अब विद सो मच अडल्ट्रेशन हैपनिंग, वी रियली डोंट नो कि हाउ द मिल्क क्वालिटी इज. कुछ सालों पहले आया था कि यूरिया से दूध बन रहा है, गाय के दूध में मिक्स होके आते हैं बहुत सारी चीज़ें. सो प्रैक्टिकली आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. अनटिल अनलेस अ चाइल्ड हैज एन एलर्जीज, कुछ बच्चों को एलर्जीज होती हैं, उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं, बट वो आप दोगे तभी समझ में आता है, पहले से किसी को नहीं पता होता, अनटिल अनलेस इट इज रनिंग इन द फैमिली. सो आप यूज़ कर सकते हो, बट उसमें ऐसा कुछ नहीं है अनटिल अनलेस कि उसको कोई दिक्कत हो. मान लीजिए आपने गाय का दूध दिया और बच्चे को 2-3 दिन कॉन्स्टिपेशन हो गया, मोशन नहीं हुआ, जो बच्चा हेल्दीली मोशन कर रहा था, देन ही माइट नॉट बी हैविंग बीइंग रेडी फॉर अ काउ मिल्क. दैट टाइम यू चेंज टू अ पाउडर्ड मिल्क. उसमें दूध की जरूरत भी नहीं है, पानी से भी कर सकते हो आप. हाँ. 10 ml दूध से कोई कैलोरीज या कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल जाएगा. न्यूट्रिशन तो सूजी से मिल रहा है ना, जो आप खिला रहे हो, जो उसमें ऑलमोस्ट 100 ग्राम सूजी डाल रखी है. तो आप वो 10 ml दूध डालो या पानी डालो, बात बराबर ही है. बट देन दूध का टेस्ट होता है, लगता है बच्चा ले लेगा, अच्छा, दैट्स फाइन इनफ, बट एनीथिंग कैन बी यूज्ड. और अगेन उसमें इमोशनल कनेक्ट बहुत है ना. दूध इज सबसे हेल्दी चीज, ये तो पूरा एक मार्केटिंग वो भी है, यूएस से आया हुआ. हाँ, कि दूध रोज पीना चाहिए, एक टाइम पे नहीं हुआ करता था. ये काइंड ऑफ मार्केटिंग वो है, मार्केटिंग है, सब कुछ है. See, with children it's all about emotions. There's no logic. Logic is only when we put it on the table कि भाई ऐसे नहीं ऐसे होता है. But वो mothers को नहीं समझ में आता because it's frankly not possible for them to understand that emotional screen is a big screen, and we as pediatricians don't expect parents to really understand the nitty-gritties of what is happening with the child at a very lower level. कि आप मोटा मोटा समझ लो कि कोई दिक्कत हो रही तो ऐसे करो, नहीं तो नहीं करो, बाकी आपको जो ठीक लग रहा है आप सब करो. There's no harm. बच्चे को वो देना चाहिए सेरेलैक, आजकल इतना आता, लोग बड़ा पार्ले जी भी दूध में मिला के देते हैं कि पेट भरा रहेगा. This is a very personal question for me. I really refuse and I say no point blank कि नहीं देना. Just because I believe कि आप घर में सब कुछ कर सकते हो. There are many things in the house you can make and give.
With nuclear families, it's very difficult for a mother to manage everything. So these things come in. पार्ले जी खिला दिया, सिरलैक लिया, बनाया, खिला दिया, खाना हो गया, मेड आ गई, अपने चल दिए काम पे. It's fine for them. बट सिरलैक आप घर पे ही बना सकते हो. सब कुछ ले लो, ऑल सीरियल सब अच्छे से सेक के मिक्सी में कर दो. आजकल सब बनाने, आप मैं सबको बोलता हूँ आप सिरलैक क्यों ले रहे हो, बना लो घर पे. बट देन इट्स अ टीडियस थिंग टू डू. एंड एवरी डे आप फ्रेश बनाना चाहते हो तो बहुत मुश्किल है बनाना. बट आइडियली दीज आर ऑल मार्केट प्रिपरेशंस. दे ऑल हैव preservatives which should not be given. फिर again a new thing will come up later on because of these excessive preservatives in the body, and it should be given at an age where the child can understand कि how much to eat, how much not to eat. पार्ले जी बहुत अच्छा लगता है, आपको देंगे, आप भी एक पूरा पैकेट खा जाएंगे. But then we are like कि हाँ नहीं खाना चाहिए, it's lot of sugar. But a 2-year child, 1.5-year-old child, he won't understand. He'll तो गाल पे everything और फिर अगले दिन पार्ले जी मांगेगा, and then you're lost कि क्या करो, वो खिचड़ी नहीं खा रहा. The later, the better. All these outside foods, all these foods, pre-packed, packaged foods, biscuits, everything. The later, the better. Because by that time, his food habits are well established. He knows what to eat. The child knows how to eat. And you know what to give. These comes as a add-on. कि ठीक है, थोड़ा सा और taste कर लो. Like junk food we eat. We don't eat it every day. Convenient food हो गए. Convenient food exactly the most. So these, as he said rightly, it's all Western concept. Western world is all about convenience. They don't have breakfast at home. बाहर जाते हैं, कॉफी लेते हैं, बेगल लेते हैं, चले जाते हैं काम पे. But that's fine for a person who's working out, who's at a job, not for a child. He's growing up, so he needs proper nutrition. So all these things should be given at a very later stage. और वो लोग कर भी सकते हैं वहाँ पे, कम से कम क्वालिटी कंट्रोल तो है. वहाँ का FDA इंडिया के FDA के कंपैरिजन में कम से कम काफ़ी, ये एक प्रेजर्वेटिव ही डालो, 4 मत डालो, एक ढंग के एनवायरनमेंट में बनाओ. अब इंडिया में क्या पता कितनी क्लीनिंग होती है मशीन्स की, चीज़ों की. वहाँ पे फूड ग्रेड एक अलग ही ग्रेड होता है कि हर चीज़, मशीन्स भी देखोगे तो एकदम स्पॉटलेस चमकती भी होती है जिसमें फूड आइटम्स जाते हैं. In India, we are here. The companies will not specify everything. In Western world, every minute micromilligram is also written in the package. Here, after a certain level, it's not required. अच्छा. शायद से कोई लॉ है, लेस देन 1% या कुछ होता है तो उसका वो मैंडेटरी नहीं है. बट इजंट इट लाइक कि अगर आप मेंशन नहीं करते हो, कुछ गलत करते हो, यू कैन बी जेल्ड फॉर इट. वो तो मेंशन ही नहीं है, उसमें है ही नहीं. हाउ विल यू प्रूव इट? इंडिया में लॉज उतने स्ट्रिक्ट नहीं है. अच्छा. और बाहर भी जब वो रहते हैं तो मैनिपुलेट पे, हाँ, क्या लिखा हुआ है, वो कोई ऐसा ही केमिकल है जो उसको आपको ही नहीं पल्ले पड़ेगा कि अच्छा ये भी पर्टिकुलर चीज है. एक तो लेबल पढ़ना सबसे पहले. हाउ मेनी टाइम्स डू वी रीड अ लेबल? हां, पढ़ लिया तो उसको समझ पाना नहीं होता. So इसलिए पैकेज फूड इज समथिंग व्हिच यू शुड अवॉइड, कंप्लीटली अवॉइड फॉर अ चाइल्ड हु इज लेस देन 2 years. वो जब स्कूल गोइंग होते हैं तब देन यू कैन, बिकॉज तब आप बाहर भी जाने लगते हो, तो फिर बाहर का भी खाना खाते हो, तो प्लस थोड़ा सा उसने भी खाना चाहिए, खाता ही है ऑब्वियसली. फिर दोस्त भी होते हैं स्कूल में, सब मिलते भी हैं, तो ग्रेजुअली देन ही गेट्स एक्सपोज्ड. सो व्हेन इवेंचुअली इफ ही इज गोना गेट एक्सपोज्ड एट अ सर्टेन एज, व्हाई डू इट अर्ली? वेट फॉर सम व्हाइल. हां, लेट हिम गेट हिज न्यूट्रिशन प्रॉपर. एक और टकरार की बात होती है गिविंग सॉल्ट. बड़ों को लगता है कि अरे यार बच्चे को दो, बच्चे को कुछ स्वाद ही नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा. और हम न्यू एज मदर्स को लगता है कि नहीं, नमक तो देना ही नहीं चाहिए, अंडर 1 तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए. Children don't have salt buds. They don't have taste buds. उनको केवल एक ही चीज स्वाद आती है, नींबू, सार. अच्छा. If you will give a lemon drop to a 3-day-old child, he'll make such a face that means he's realizing. But if you'll give him sugar or salt, he won't make any face. If you make a child say कि this is not sugar, this is salt, and if it's sugar in reality, he'll say this is salt always, because he'll learn to see it as salt. अच्छा. Their taste buds develop later on by 6 months to a year. So gradually they'll start deciding. That's why we say कि avoid salt and sugar till 2 years, because we don't know how will he's going to behave in terms of food habits. किसी को नमकीन पसंद आता है, किसी को मीठा पसंद आता है. So their buds will start developing by 6 months, a year, properly by a year and a half. So then they'll savor a taste of a dish. So salt should not be added salt. Means आपने खाना बनाया, उसमें normal salt डाला, that's good enough. But sometimes we add a bit of salt more from the top. That should not be done. So normal salt जो आप तड़का डाल रहे हो, उसके लिए आप उतना डाल सकते हो. That's fair enough. जब भी न्यूबॉर्न चाइल्ड होता है तो इतनी बड़ी लंबी लिस्ट रहती है वैक्सीनेशंस की, तो क्या वो सारी ज़रूरी हैं? बिकॉज मैं कहीं यू टेक इन अ लॉट ऑफ कंटेंट, तो उसमें समवन वाज रेजिंग अ डाउट कि इतनी वैक्सीनेशंस की ज़रूरत होती नहीं है बच्चों को, बट वो फिर अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट से बात करते हैं, मुझे पता नहीं वहाँ पे कितनी है. We give almost equivalent vaccines as the Western world gives, except a few, because we have a lot of infection. Up water is not potable. We can't drink tap water.
सो टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए, इस टाइप की वैक्सीन वी हैव टू गिव, द वेस्टर्न वर्ल्ड डजंट गिव बिकॉज उनके यहाँ पोर्टेबल वाटर, ये चीज़ बीमारी होती नहीं है. चिकन पॉक्स समथिंग विच वी गिव हियर, बट एसेंशियली if you talk to my wife who's a dermatologist, she'll say chicken pox is not required because chicken pox is something which होगा तो अपने आप immunity हो जाती है, right? It happens once in a lifetime only. So sometimes I do advise to parents कि if you don't want a chicken pox done, wait till 12 years. If the child has no chicken pox, then you get it done because after 12, if he has chicken pox, उसको scar हो जाएगा. जैसे वो small pox का होता था, एक छोटा सा scar यहाँ हो जाएगा. But if he has chicken pox before 12, then तो कोई दिक्कत ही नहीं है. So chicken pox is something you can avoid, but rest of the vaccines which we all give are at par as the Western world. And देनी चाहिए उतनी, you think it's recommended? हाँ, कुछ लोग MMR होता है, measles, mumps, rubella वाला वैक्सीन होता है, उसको बोलते हैं कि there are few studies which say कि this causes autism or worsens autism or hyperactivity disorder in a child, but then it's a very inconclusive study. उसमें जितने बच्चों को लिया था, they were not really able to prove the relation between the vaccine and the disease. So somehow whatever the problem was, but अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया because otherwise CDC itself would have stopped the vaccine. American government सबसे पहले काम करती है ये, और Indian government would have also stopped. So vaccination is a prevention against a disease. अब you don't want your child to fall sick, and these vaccinations are against those diseases in which hospitalization can happen or a child's life is at risk. Critical care. Critical. सो सर्दी खांसी के लिए कोई टीका नहीं लगाता, लूज मोशंस के लिए हम लोग वैक्सीन नहीं देते, राइट? सो बट फॉर दोज इन्फेक्शन लाइक टाइफाइड, इवन टाइफाइड ऑल्सो कैन बी अवॉइडेड. इट्स नॉट कि इफ यू गो टुवर्ड्स कि हम फ्लू भी नहीं देती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकॉज दीज ऑल इलनेसेस आर mild illnesses. 10 out of 9 children will just walk away without it. One child may have little trouble. If you want कि भाई someone wants to be very choosy about vaccination, he can follow a government of India का protocol. So that is like polio, DPT, that's for tetanus and pertussis. Then there's hepatitis B. Then there's a thing about Haemophilus influenza. It is a brain fever. उसके बारे में होता है. Then measles, mumps, rubella. These are the basic vaccines. So these basic vaccines should be given because in fact US में now it's happening is the adults are getting mumps and measles infection because children were not vaccinated. Oh. And their immunity went down because see after 40 years of age your immunity goes down in terms of vaccination. Vaccines are valid for 40 years. Okay. So when we are talking of children, there's a new thing coming up, adult vaccination. अच्छा. Now we are coming up with a new thing, adult vaccination, in which we are revaccinating adults with all these things one dose, just to boost up the immunity for another 20-25 years. Children, US में adults are getting these infections for which we are vaccinating for children right now because their immunity is going down. So in fact, vaccination is very essential in terms of very specific diseases. बाकी yes, you can be very choosy about certain mild infections. उसमें कोई issue नहीं होता है. वैसे हमने थोड़ी सी बात करी भी इस चीज़ पे टच करा कि बच्चों को इंडिपेंडेंस कितनी देनी चाहिए. तो जैसे मेरे को हमेशा लगता है कि मतलब अलग ही सोना चाहिए, कभी भी सेम बेड में तो सोना ही नहीं चाहिए चाइल्ड और पेरेंट को. और तो इंडिया में तो ये एकदम फॉलो नहीं होता. इंडिया में तो बिल्कुल फॉलो नहीं होता ये बिकॉज अगेन द इमोशनल कनेक्ट इज वे टू हाई. प्लस माँ बाप के साथ 2 माँ बाप एक्स्ट्रा आते हैं ना, दादा दादी भी होते हैं, उनका भी कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है. प्लस मौसी बुआ फूफा वो उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है. हमारे परिवार एक ही नहीं होता, हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं जो एडवाइस देते हैं फ्री में. सो एंड प्लस हम शायद क्रिप का कंसेप्ट अभी तक इंडिया में कभी आया नहीं. इट्स ओनली इन द मे बी उसको हाउ शुड आई पुट इट, इन वेरी फ्यू सिलेक्ट क्लास दैट दे यूज क्रिप्स. Yeah, most of them can't afford it simply or don't have the space enough to put it. But same bed should not be used. Once the child becomes 6 months of age, that he can manage his own body movements, he can manage his neck movements, the child should be put in a crib to sleep. In the same room, but should have a different bed. And gradually, that bed should be shifted out of the room. That it's very subjective to every parent when they want to shift. But what is the right age? There's no right age practically saying. There's no right age because it all depends on the child and the parents. Some children will sleep from 1 year of age. Some children will not sleep till 7 years of age. Ideally, yes, 1.5 years of the age is the right time to shift them. By themselves in their room. Yeah, alone. By themselves in their room alone. इतना 1.5 साल का बच्चा सो लेगा अकेले? Once he's habitual to sleep, see, it's not the condition, it's the bed which you sleep on. आप कहीं travel करते हो तो आपको पहली रात नींद नहीं आती ढंग से because it's not the same bed. You're not comfortable with the environment.
Now the child who's 1.5 year, 2 years, is comfortable with the home environment. He knows उसका घर है, वो उसका कमरा है. सबसे पहला belonging बनाना पड़ता है बच्चे के साथ. If the child has a belonging to mother's room, he'll always feel कि ये तो मेरा ही कमरा है. So we need to make a room for a child कि this is your room. Here आपकी सामान है. These are your clothes. This is your cupboard. This is your washroom. This is your bed. Afternoon naps उधर होनी चाहिए. And gradually he'll start becoming comfortable. One fine day you decide he's supposed to sleep in another room. Won't happen. It's a process which goes. So that's why a different room for a child has to be there, where his things are there, his own belongings are there. And gradually, because by the time he turns 2, he will learn to distance himself. He'll learn his own identity. A child can tell he's a boy or a girl by 2. So they learn कि भाई I am a different child, I am a different person. So when you're a different person, then you have different things. Papa has different things, mama has different things, then I also have different things. So this process should start from 1 year of age because they are understandable. They are now mobile. They can maybe walk or crawl. So this is your space. ये आपका खेलने की जगह है. These are your clothes. These are your things. This is your bed. So by 1.5, 2 years, you can gradually shift a child. But then again, it's very difficult in our context because we always live in a big kind of families. Space is always a problem with us. Then nobody really bothers about it. Frankly, I tell you, एक बच्चे को उसकी आइडेंटिटी बनाने में हम लोग कभी ज़्यादा बॉदर नहीं करते. यहाँ ठीक है ना, वो तो चल ही रहा है, बड़ा हो रहा है, अपने आप हो जाएगा, समझ जाएगा. नो वन हमारे घर में भी शायद ही हम लोग को पहले अपने इंडिपेंडेंट कमरे मिले होंगे दैट अर्ली. बहुत रेयरली है. बहुत रेयरली मिलता है. इट्स लाइक आफ्टर यू आर से 7-8 years of age, you are pretty big enough that you want your own space, then you find it and then you become comfortable. So there's no right age when to do it. Some people say by still 6-7 years of age, but immediately it's not the right thing to do because it makes an emotional disconnect with the parent. You don't have that sense of belonging. Why? Again, I'll go to the Western society. Why we have that kind of discomfort in the society? Because they're from day one they are in a different room. They are given a limited cry time. They are taken at distance. There's मतलब you call your parents by an invite to your wedding. What's more than that? उससे ज़्यादा क्या करोगे यार? How distant you want to be that you're calling your parents कि I'm inviting you to my wedding. These are things which I've heard and seen. So our society is very different. So it's again everyone's own comfort level when to shift a child. There's no right time, there's no right age, but we can try by 1.5, 2 years of age to make them understand कि this is your thing and maybe process it gradually, slowly. Somewhere I read कि किसी ने बोला था कि by till 8 years, 9 years बच्चे रात को बड़े इमोशनली इम्बैलेंस टाइप होते हैं, तो एकदम से रात को उठते हैं, रोते हैं, और अगर माँ बाप आसपास नहीं हैं तो वो कुछ ट्रॉमेटाइज टाइप ही हो जाते हैं. तो इस करके पेरेंट्स के साथ सोना 8-9 साल तक इज़ ज़रूरी. अगेन ना ये सब चीज़ें देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ बिहाइंड दिस. हाँ ठीक है, देयर इज अ थिंग व्हिच यू आर सेइंग, यू आर राइट अबाउट दिस कि देयर आर सम बिकॉज दे गो टू स्कूल. अब स्कूल में उनके साथ क्या हो रहा है, उनको क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा, अपने आप बुलिंग होती नहीं होती, उस कंसेप्ट को अपन देखते ही नहीं है. बुलिंग इज अ कंसेप्ट व्हिच इज अननोन इन इंडिया. अब ग्रेजुअली इट इज कमिंग, अदरवाइज वी नेवर न्यू कि बुलिंग क्या होती है. बट वो बच्चा इमोशनली कैसे उस चीज़ को कैरी कर रहा है और फिर उसको कैसे वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, वो नहीं पता. रात में सबकॉन्शियस में बहुत बच्चे होते हैं जो कोई दांत भी ग्राइंड करता है, कोई चिल्लाता है, कोई बोलता है, तो उस समय उनको सेम बेड नहीं चाहिए. उनको केवल एक शायद थोड़ा सा कामिंग डाउन तब ही चाहिए कि हाँ ठीक है सो जा. एंड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन गो पास इट ऑफ. Hardly 1% will get up, start asking for the mother or cry. Otherwise, most of them just pass it off because 7-8-year-old child is pretty understanding, pretty analyzing and pretty much in terms of his own कि हाँ वो मैनेज कर लेते हैं. हमें लगता है कि वो नहीं मैनेज कर पाएंगे. हाँ. वो कर लेते हैं मैनेज, बट एट सम पॉइंट दे कांट. अगेन वो बहुत डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड कि व्हेन शुड यू, व्हेन शुड नॉट. सो सेम बेड ऑफ कोर्स स्ट्रिक्ट नो, सेम बेड नहीं होना चाहिए. सेम रूम येस इफ यू कैन टिल 5 years, करना चाहो स्टिल 7 years, बट जनरली बच्चे अपने आप सेटल हो जाते हैं. एंड सी इफ यू लेट देम अलाउ टू हैंडल देयर इमोशंस ऑन देयर ओन, दे विल बिकम मच स्ट्रॉन्गर लेटर ऑन. बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट हैंडलिंग आवर इमोशंस, राइट? ऑल अबाउट गोइंग बैक टू आवर पेरेंट्स की ये हो गया. बट कॉलेज किड कमिंग बैक टू अ पेरेंट की मेरे को ऐसे बोल दिया, देन इट्स लाइक कि तुमने what are you actually, but you should handle on your own something, right? So an emotional well-being and development should start very early.
and that will only happen once the child is slightly independent. यही सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है इस यही- पूरे डिस्कशन में, यही सबसे ज्यादा आता है कि वो रेजिलियंस कितनी जल्दी आप बनाना चाहते हो और कितना उसमें इतने आजकल वो पेरेंट कोचेस हैं जो ये बोलते हैं कि आपको अपनी चाइल्ड की फीलिंग्स को तो बहुत वैलिडेट करना चाहिए, जो एक्चुअली आपको सिखाते हैं कि आपको एक पेरेंट कैसे होना चाहिए ना। अब अलग से चाइल्ड न्यूट्रिशनिस्ट भी है, बट आई पर्टिकुलर फील एक पीडियाट्रिशियन को बच्चे के बारे में सबसे ज़्यादा पता होगा एज कम्पेयर टू दीज पीपल। अगर आप ठीक है, आपका बच्चा थोड़ा उदास हुआ, आपने जाके बोला कि ठीक है बच्चा रो रहा है, हम पुराने वाले उस सेइंग को छोड़ के कह रहे यार क्या रो रहा है, छोड़ आगे बढ़, इंस्टेड कि आप समझो कि उतना तक पॉइंट सही है। बट अगर आप इतना ही बच्चे के साथ काम हो जाओ, जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले हमारी मम्मियाँ यही बोलती थी कि जो बना था खाने में तुमको वही मिलता था। अब आजकल बच्चों के साथ हम बाकायदा, मैं इंक्लूडेड, पूछती हूँ बेटा क्या खाना है, और अगर वो बच्चे को नहीं अच्छा लग रहा हम 10 चीज़ें और ला रहे हैं। हम उसी पूरे चक्कर में अपने बच्चों को इतना सेंसिटिव बना रहे हैं, इतना कि हम उनकी फीलिंग्स को जी वैलिडेट करो, बिल्कुल डांटो नहीं, कुछ नहीं करो, कि आगे जाके वर्ल्ड को इतना कूल थोड़ी होने वाला है उनके लिए। इनफैक्ट आप स्कूल में ही पहुंचो, स्कूल में ही बुली करके आ जाएंगे कोई बच्चा। और वही बच्चा स्कूल में वही चीज खा के आता है जो सब खा रहे होते हैं। हाँ, तो ये आपके घर नहीं, मेरे घर में भी यही होता है। सब दिन हर दिन ये होता है कि भाई शाम को क्या खाना है। तो मेरा ये क्वेश्चन था, क्या खाने वाला ऑप्शन ही क्यों आया? ये बना है, खाना है। हमने तो शुरू से यही करा है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं था। हाँ, नहीं पूछा जाता। नहीं पूछता था, करा है। चोट लग गई, गिर गए, रो रहे हो, हाँ ठीक है साफ करो, चलो क्या हुआ, हाँ ठीक है जाओ। आई थिंक उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो वो एक दिन है, जब एक दिन डिफरेंट वाला, कि किसी दिन जब आउटिंग वाला डे होता है कि उस दिन पूछ लो क्या खाना है, तो पता रहता है कि एक दिन स्पेशल मेरा आएगा चांस, बाकी दिन सेम चलता है अपना रूटीन And जो the है वो way we all रूटीन। been brought up, are we emotionally scarred? नो नॉट एट ऑल। So then what were our parents doing? Were they doing wrong? Nothing. आई They थिंक were हम लोग तो absolutely थोड़े right. रफ टफ बने हैं, हमारे बच्चों को तो हम तो बहुत ही सेंसिटिव टाइप बना रहे हैं। हाँ, that ways yes, but again वो चीज होती है कि आप जैसे आपने खाने का टॉपिक उठाया, हर बच्चे को सब नहीं पसंद आता। अब कुछ ऐसा बन गया वो नहीं खा सकता, अब उसको भूखा तो नहीं रहने दे सकते ना। बट देन टैंट्रम एक होता है और एक होता है कि रियली बोल रहा है। जेन्युइन। सो जेन्युइनली ये कर है तो फिर ऑप्शंस दीजिए, बट 1 or 2 ऑप्शंस। बट टैंट्रम है तो ठीक है, नहीं खाना मत खाओ, जाओ। बट देन माँ कर सकती कैसे? नहीं कर सकती। Again, very difficult to say. So it's with children it's so much difficult कि if we start giving them options तो फिर आप आगे कुछ नहीं कर सकते हो। आपने हाथ दिया तो वो कंधे पे ही बैठेंगे, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको पता ही है कि वो आप हो ही हो। सो इट्स लाइक एक हमेशा एक लाइन होनी चाहिए कि हमें इतना करना है, इसके आगे नहीं करना है। वैलिडेशन जरूरी है फॉर अ टीनेजर, फॉर अ एडोलसेंट हु इज लाइक 8 years old कि तू अच्छा काम करके आया है, गुड, यू डिड वेल। That is very big because it brings them a lot of confidence in themselves. It brings a lot of thing कि हाँ हम कर सकते हैं, in terms of कि they become more strong enough कि हाँ ठीक है, they'll be more कि हाँ ठीक है करके देखते हैं। Otherwise children are कि यार डर जाते हैं, जो जिसको हम बोलते हैं ना ओवर सेंसिटिव चिल्ड्रन। दे आर नॉट ओवर सेंसिटिव इन टर्म्स ऑफ कि बुरा लग जाएगा, दे आर अफ्रेड ऑफ डूइंग थिंग्स बिकॉज दे थिंक कि गड़बड़ हो जाएगी, गलती हो जाएगी, सही नहीं होगा। सो वो फैक्टर अगर बच्चों में हटाना है तो उसके लिए वैलिडेशन जरूरी है कि हाँ ठीक है, इट्स नॉट द रिजल्ट, इट्स द एफर्ट दे हैव पुट इन विच शुड बी वैलिडेटेड। रिजल्ट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। वो हर एग्जाम, हर गेम एक वनडे थिंग होता है। आप उस दिन बेचारे का नहीं दिमाग चला, एग्जाम में नहीं लिख पाया, मतलब ऐसा थोड़ी कि साल भर नहीं पढ़ा उसने, पढ़ाई ना, मेहनत करी उसने। सो दैट एफर्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, द रिजल्ट नहीं। हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड हैं सारे। हम लोग पेशेंट आता है, हाँ डॉक्टर बनना है, प्रोसेस चाहिए उसके लिए, उसको एफर्ट्स लेने हैं, वो एफर्ट रिकग्नाइज करिए और उसको वो करिए। अब वो डॉक्टर नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन एफर्ट तो ले रहा है ना। सो दैट एफर्ट शुड बी रिकग्नाइज। तो वैलिडेशन उतना होना चाहिए। हर चीज में वैलिडेट करेंगे तो फिर तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, देन दे ट्रिप। करेक्ट। And when they trip, they won't be able to get up because they don't understand tripping at all. So validation should be for efforts and not for a small child. अब लोग बोलते हैं ये मारता बहुत है, तो मैंने एक से पूछा था, बच्चा मारा, जब पहली बार मारा तो आप हंसे होंगे, अच्छा लगा होगा उसने मारा, क्यूट लगा होगा, तो आपने वैलिडेट कर दिया ना उसको, तो अब वो मस्ती समझ रहा है। आपको चोट लग रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, बट उसके लिए तो मस्ती है। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, देयर इज अ वे टू ट्रीट इट, देयर इज अ वे टू नॉट टू डू इट। अब वो उसको मना करोगे तो थोड़ी करेगा, मना करोगे तो और मारेगा। सो आप डांट नहीं सकते किसी बच्चे को बिकॉज नहीं समझ में आता। छोटे बच्चे को आप डांटोगे ना तो उसको नहीं समझ में आता, ही बिकम्स वेरी क्राउडेड इन हिज माइंड। इफ यू शाउट, इफ समवन शाउट्स फॉर अ सेकंड, द पर्सन, अदर पर्सन थोड़ा सा शट डाउन हो जाता है, वो लिंक नहीं बना सकता क्या शाउट करे, क्योंकि उसने कोई गलती करी नहीं।
For a child, there's no right and wrong. There's only yes and no. मेरे को करना है बिकॉज उनकी एनालिसिंग कैपेसिटी नहीं है. दिस एनालाइजिंग कैपेसिटी कम्स बाय 5-6 ऑफ एज. जब वो सोचते हैं, समझते हैं, जब आप उनको समझाते हो, जब आप उनको बताते हो. फॉर अ स्मॉल चाइल्ड हु इज 2-3 years old, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, देयर इज ओनली यस. तो उसने मारा मतलब मस्ती. अब आप डांटोगे तो मैं तो मस्ती कर रहा हूँ, क्यों डांटा? तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है. तो वैलिडेशन बहुत हम डिस्कशन बहुत लंबा खींच सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है कि इज द पर्सन हु इज हैंडलिंग दैट चाइल्ड शुड अंडरस्टैंड हाउ शुड हैंडल द चाइल्ड. बच्चे आते हैं, आपने देखा होगा बच्चे मॉल की फर्श पे लेट जाते हैं, टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं. ठीक है, माँ आई, उठाया, पुचकारा, दिनाने ले गई. उसी दिन से माँ की डिफेंस खत्म हो गई. जब बच्चे को चाहिए वो लेट जाएगा. और एक माँ ने उसको छोड़ा और 100 कदम जाके उधर कोने में जाके खड़ी हो गई. 2 मिनट बाद बच्चा उठा, झाड़ा और चला गया माँ के साथ. उस दिन माँ के हाथ में रहेगा बच्चा. इट्स द वे यू हैंडल अ चाइल्ड. हमारे घर पे जब ये वाली बात होती है ना, कह रहे ये ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, तो मैं भी जानता हूँ कि मैं भी कोई बहुत ऐसा इजी चाइल्ड नहीं था. मैं जब खुद ही एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, दुनिया भर के टेंट्रम्स. मैं कहता हूँ या तो बड़े होके थोड़े समझदार हो जाएंगे, और नहीं होंगे तो जैसे हम बोर्डिंग स्कूल गए थे, ये इन लोग को भी भेज देंगे बोर्डिंग स्कूल. वहाँ पे तो अकल आ ही जाएगी. वहाँ पे कौन होगा वहाँ पे ऐसे नखरे झेलने वाला? वो अपने आप ही हो जाते हैं. सो चिल्ड्रन आर वेरी मतलब फ्लेक्सिबल इन टर्म्स. दे विल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मैनेज देमसेल्व्स. आप घर पे कितना ही बिगाड़ लो, जब वो बाहर पहुंचेंगे, पर देन वो भी एक एज होती है. 18 साल तक बिगड़ता गया, वो फिर सुधरता नहीं है. हॉस्टल की बात करी ना आपने, सो इफ इट्स अ 12 or 13-year-old child who should go to a hostel, then only he'll be fine. Otherwise फिर वो उसका those are formative years. 12, 13, 14 is the year when you understand the world how it is. Then you realize कि what is happening, what is right, what is wrong. Those are formative years. हमारी आपस में भी ये बड़ी बात होती है कि ये डरता नहीं है यार किसी चीज़ से. तो बच्चों को या बच्चों में किसी का या किसी चीज़ का डर होना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग मारना, आई एम नॉट सेइंग अंधेरे का, बट आंख का डर, बड़े का डर होना चाहिए. रिस्पेक्ट होनी चाहिए. डर एंड रिस्पेक्ट हम एक साथ लेके चलते हैं. रिस्पेक्ट होनी चाहिए, डर के कारण नहीं. इस कारण से कि अगर कुछ करा तो सामने वाले को बुरा लगेगा. वो अंडरस्टैंडिंग बहुत लेट आती है. फॉर 5-6 year old नहीं होती. 5 year old के लिए आके होती है, बट ठीक है, वो दैट इज टू प्रिवेंट हिमसेल्फ गेटिंग हार्म्ड और हार्मिंग समवन एल्स. अब बच्चा, आप बाहर गए, कहीं खड़े हैं, वो डांस कर रहा है, इधर घूम रहा है, आप इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, आप बोलते सीधे खड़े रहो, सीधे बैठो. नॉट रिक्वायर्ड. वो अपने आप में खेल रहा है ना, किसी को टच नहीं कर रहा, अपने आप को चोट नहीं लगा रहा, किसी को मार नहीं रहा, तो खेलने दो. वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल है कि वो कर सकता है. आप कर सकते हो क्या पब्लिक प्लेस पे डांस? नहीं कर सकते. बच्चा कर रहा है, करने दो. दैट्स हिज कॉन्फिडेंस, दैट्स हिज ओन पर्सनल थिंग. आप उसको चुपचाप बिठा दोगे तो वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, इंट्रोवर्ट बन जाएगा, बैठ जाएगा चुपचाप. बट अगर वो जाके किसी को छू के आया, किसी को परेशान करके आया, या ऐसी जगह खेल रहा है कि गिर जाएगा तो चोट लग जाएगी, तो आपको बचाना है. सो दैट पॉइंट दे शुड अंडरस्टैंड अ सर्टेन थिंग कि हाँ, अब इनने बोल दिया तो अब नहीं करना है. तो वो फियर आना चाहिए, बट दैट फियर शुड ऑलवेज बी विद अ टॉक, 1-to-1 टॉक. Children will always understand when you talk to them. You sit, and there are times when you talk to a child. You just cannot sit randomly and talk to them. स्कूल से आए, 5 मिनट आप बैठ के उससे बात करो, करेगा बात आपसे, 2 मिनट करेगा बात, उससे ज़्यादा नहीं. शाम को, रात को सो रहे हो, बेड टाइम टॉक्स, those are the best talks. And the talk should not be कि आज तूने क्या किया. Talk should be like, देख आज मेरे साथ ना पता ये हुआ, आज मैं वहाँ गया था, ऐसा हुआ. पहले अपनी कहानी 5 मिनट, फिर वो धीरे धीरे उसकी कहानी निकलती है. 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो वो बॉन्डिंग बनती है. जब वो बॉन्डिंग बनेगी ना बच्चे की आपके साथ, तब वो बच्चा आपकी आंख देख के समझेगा कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, वो रुक जाएगा. तो वो फियर नहीं चाहिए, वो रिस्पेक्ट चाहिए. और रिस्पेक्ट तभी बनती है जब आपकी उससे बॉन्डिंग होती है. आपने दिन भर बात नहीं करी, एक दिन चिल्ला दिया उस पर, तो उस दिन तो सुन लेगा क्योंकि डर गया. थोड़े टाइम बाद वो बड़ा हो जाएगा तो फिर नहीं सुनेगा. किसी दिन आपने मार दिया उसको, तो उसने मार खा लिया, बोले ठीक है बस इतना ही सा, अब आप क्या बोलोगे? फिर वो बन जाता है ढीठ. लातों के भूत. हाँ. तो जो मार खाने के बाद जो बच्चे नहीं सुधरते ना, वो सुधरेंगे ही नहीं कभी, क्योंकि उनको पता है कि इससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते. सो दैट बॉन्डिंग इज वेरी एसेंशियल. बच्चों में अब ये भी बड़ा टॉपिक आता है, स्पेसिफिकली ये 2 to 7-8 year olds, स्क्रीन टाइम. कितना स्क्रीन दो आजकल. कोकोमेलन को बुरा कहने लग गए, मत दिखाओ ये पर्टिकुलर चीज़ें दिखाओ. और आप ही से मेरी बात हुई थी कि बच्चों में स्पीच डिलेज हो रहा है बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम. तो कितना लिमिट होनी चाहिए स्क्रीन टाइम पे छोटे बच्चों की? अब लिमिट लोग बनाने लगे. आइडियली कोई लिमिट ही नहीं होती, क्योंकि होना ही नहीं चाहिए. 0 होना ही नहीं चाहिए. बिकॉज वी आर नाउ सो हैंडीकैप्ड
and so dependent on technology that we have to find options कि हाँ ठीक है इतना तो अलाउ कर ही दें क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। अब बच्चा नहीं खा रहा एक जगह बैठ के, माँ को खिलाना है तो लगा देती है स्क्रीन। मैं बोलता हूँ मत खिलाओ, अपने आप आके खा लेगा, उसको हैबिट तो डालो वापस आने की। अगर उसको यही नहीं पता होगा कि खाना एसेंशियल है, भूख क्या होती है, तो क्यों उसकी रिस्पेक्ट करके आएगा वापस उस चीज़ के पास? वो तो आप हमेशा ही लड़ते रहोगे ऐसे उसके साथ। अब आप भी तो मोबाइल देख रहे हो। मेन तो मुझे लगता है वही इशू मैं है, भी अपन यही ही ना सोच छोड़ रहा था, सकते, मैं तो बोल अपन ही नहीं छोड़ कि सकते। अपने को जब पूरे दिन वो मोबाइल में देख रहा है तो उसकी क्या हैबिट फॉर्म हो रही है। Why shouldn't we all have a basket in our room कि वहाँ पे मोबाइल डाल दिए, we have an off time। वो ऑफ टाइम जरूरी होता है। बट देन ऑफ टाइम हो गया तो फिर क्या करोगे बच्चे के साथ, कैसे खेलोगे? बोर्ड गेम्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है, बट दीज आर ऑल गुड टू स्पीक अबाउट। प्रैक्टिकली करना वेरी डिफिकल्ट विद अ चाइल्ड। ठीक, आप शाम को ऑफिस से आते हो, आप थके हुए हो, आधा घंटा खेल लो उसके साथ, ही इज मोर देन हैप्पी इन दैट। वो मोबाइल अपने आप छोड़ देगा। मतलब पॉइंट इज कि कितने लोग कर पाते हैं, कितने लोगों के पास जगह है करने की, और कितने लोग रियली चाहते हैं करना। इट्स ऑल अबाउट आवर विल। स्क्रीन टाइम next for toddlers and those who are under 5 should be next to 0, but practically impossible। स्पेशली आई थिंक मैं यहाँ तो स्क्रीन टाइम तब हो जाता है जब खुद बाहर होते हो, तो लगता है यार थोड़ा शांति से रह लें तो ताकि हम भी तो खा लें। हाँ तो हम भी खाई तो करते हैं। हाँ। मैं तो सब यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं भी यही करता हूँ भाई कि कल को मैं ऑफिस से आता हूँ, रात में आता हूँ, लेट आ रहा हूँ, उसके साथ थोड़ी देर खेला, अब वो चिड़चिड़ा रहा है, क्या चल यार ले फोन ले, तो शांति से बैठ जा। अभी हाउ टू एंगेज अ चाइल्ड, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हम अब क्योंकि आपको वो इतनी आसानी से मिल गई है टेक्नोलॉजी कि आप उसको यूज कर सकते हो। हम लोग क्या करते थे शाम को, अपने आप ढूंढते थे ना कुछ खेलने के लिए, अपने आप ही कुछ लगे रहते थे खेलने में। पापा से तो वैसे ही डर लगता तो शायद ही पास में जाते थे उनके, थोड़ा बहुत हो गई बात, मम्मी से थोड़ी बहुत हो गई, नहीं तो अपने में लगे हुए हैं, कुछ खेले जा रहे हैं, अपने ही गेम्स खेले जा रहे हैं। तो बाहर अब एक्चुअली लोकेलिटीज भी डिफरेंट हो गई यार। द प्लेस यू स्टे, द वे यू स्टे एंड आउटडोर एनवायरनमेंट भी बहुत चेंज हो गया है। अब हाउ मेनी गेटेड कॉलोनीज आर देयर इन विच चिल्ड्रन कम एंड प्ले? बहुत कम compared to our times, still they are there, but compared to our times। नहीं, हमारे टाइम पे भी कार्टून वार्टून तो दिखाई देते थे, ऐसा भी नहीं है। बट इतना नहीं होता काफी था, इतना कहाँ होता खाना था। और टीवी का रिलेशन तो मेरे ख्याल से सभी का था, वो तो बहुत टाइम ठीक से है। चल रहा है। हाँ वो हाँ, तो- मैं तो बहुत TV हम लोग भी देखते थे, मूवी देखते देखते खाना खाते थे, हाँ। दैट इज फाइन। बट अभी हो गया है कि फॉर एवरीथिंग इट इज अ मोबाइल। फॉर अ टीनेजर इट इज वेरी इसेंशियल इन टर्म्स कि अब तो वो गूगल करता है हर चीज। पढ़ाई करनी है, माय डॉटर इज लाइक 13, शी इज, मेरे को अब वो हमसे डाउट ही नहीं पूछती, बोले गूगल पे डाउट सारे क्लियर हो जाते हैं। मतलब काइंड ऑफ ठीक है, दैट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बट दैट्स नॉट अ राइट वे टू स्टडी, अंडरस्टैंड। हम लोग कहाँ 4 किताबें खोली, ये ढूंढा वो ढूंढा, ये देखा, मैम के पास गए, इनसे पूछा उनसे पूछा, तब जाके लिखा। इसको कह सकते हैं शैलो नॉलेज। वो डेप्थ ऑफ नॉलेज और फाउंडेशन पे उनको जाना ही नहीं पड़ता, उनको क्विक आंसर मिल जाता है इसमें भी। एग्जैक्टली। ये आपने गूगल बोला तो वन क्वेश्चन अराइज, बच्चों को फोन देने का राइट एज क्या है? अब बच्चे बड़े हो रहे 11-12, वो तो टीनेजर्स है, ये लोग तो फटाफट प्यूबर्टी हिट करते हैं, दे लास्ट फॉर फोन्स। आपने कब दिया? मैंने तो अब दिक्कत 2 है उधर। एक है सिक्योरिटी, हाँ हाँ बच्चा बाहर जा रहा है, अब आप हाउ टू कनेक्ट, बिकॉज यू आर सो हैबिचुअल टू गेटिंग कनेक्टेड विद अ पर्सन दैट यू वांट टू गेट कनेक्टेड कंटिन्यूअसली। हम लोग घूमने जाते थे, बाहर जाते थे, कहाँ पूछते थे मम्मी पापा को, क्या होता था, बता के आ जाते थे इतने बजे आ जाएंगे, पहुंच जाते थे घर वापस इतने बजे तक, राइट? देयर वाज नो कनेक्शन बिकॉज वी वर नेवर यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ कनेक्शन। नाउ वी आर सो कनेक्टेड कि यार फोन लगाया, कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, फॉर दैट पर्पज वी गिव अ फोन। सो टीनेजर डॉटर के पास फोन है बिकॉज स्कूल जाती है, कोचिंग जाती है, ट्यूशन जाती है, दोस्तों के पास जाती है ना, होता है। लड़के के पास फोन, आई हैव अ सन आल्सो, तो अब उसके पास फोन क्यों है? क्योंकि उस सबके पास फोन है। आप कैसे उसको समझाओगे भाई तेरे को फोन नहीं मिलेगा? नहीं, और मैं भी छोटा भाई था, तो बड़े को जैसे ही मिल जाता है, छोटे को ये बेनिफिट तो होता है, उसको जल्दी मिल जाता है, उनके पास ऑलरेडी है। मैं सबसे यही बड़ी वो लड़ाई जो तो यही है, adolescence दीदी को movie दे दिया, का- दीदी को दे दिया। वो एडोलेसेंस मूवी का सारा रिव्यू आ रहा है अबाउट इट, उसमें ये भी था कि पेरेंट्स के लिए कि आपने यही सेम चीज़ कि बच्चे को फ़ोन दे दिया बिकॉज बच्चे को लगता है सबके पास फ़ोन है, बट उसमें वो कहते हैं कि नहीं, आप बच्चे को समझाओ कि इट इज़ ओके, अगर सबके पास है तुमको तो अभी नहीं मिलेगा। तो वो बेचारा ऑड वन आउट हो जाएगा बाहर ग्रुप में। हाँ, एवरीवन इज देयर ऑन द फोन्स एंड ही इज लाइक लुकिंग एट ईच अदर, नोबडी इज प्लेइंग। और मम्मी It's- पापा का दुश्मन आपकी हाँ, वजह से। So it's very difficult to handle. What should not be done is a child who's less than 5 years old, उसको स्क्रीन नहीं मिलनी चाहिए, iPads नहीं मिलने चाहिए, फोन्स नहीं मिलने चाहिए, बिकॉज वो फॉर्मेटिव है, उनका बन रहा है सब कुछ, विजन क्लियर हो रही है, सब कुछ बन रहा है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है। बच्चे आते हैं मेरे पास, सडनली मदर कहती है छोटा ही 3 year old ये कुछ अजीब सी हरकतें करने लग गया। मैं बोला कि देख क्या रहा था पहले पता है आपको?
हाँ वो कुछ देख रहा था, मैंने बोला आप भी देखना, आपको पता चल जाएगा क्यों कर रहा था. बिकॉज चिल्ड्रन आर लाइक वेट सीमेंट, दे विल कॉपी एवरीथिंग, दे विल एब्सॉर्ब एवरीथिंग विच इज हैपनिंग. सो दैट एब्सॉर्प्शन गोज टू एक्सट्रीम लेवल्स विद योर कार्टून्स. आई हैव सीन चिल्ड्रन हु बिकम एग्रेसिव बाय दो शिनचैन के एग्रेसिव कार्टून्स आते हैं, हाँ. राइट. हाँ. सो उससे वो एग्रेसिव हो जाते हैं, वो चीजें फेंकने लगते हैं. बहुत ज्यादा उसका हाँ. तो सबसे ज्यादा. So 5 years is something. Till 5 years we should try and avoid everything. And if we are allowing them, हमें एक supervisory observation रखना चाहिए कि वो क्या देख रहे हैं. After that अपने आप आपके डिस्क्रिप्शन पे होता है कि आप कितना देना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो. आप टाइम लिमिट्स लगा दो, आप फोन्स पे लॉक लगा दो. आप आजकल वो भी आ गए हैं एडल्ट वाले कि आप यू कैन टेक 9 to 2 पेरेंटल लॉक्स लगा दो. वो सब करके आप लिमिटेड टाइम पे दो, बट ऑलवेज कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाट द चाइल्ड इज डूइंग. रात में बच्चा सो गया तो एक बार उसके फोन में झांक लो, कोई गलत नहीं है. वो बाहर के देश में बोलते हैं अलग कि आप प्राइवेसी है, ये है. आपका बच्चा क्या कर रहा है आपको पता होना चाहिए क्या कर रहा है. स्पेशली प्री टीन्स तक तो Pre-teens तो बहुत होना ही चाहिए. important है. After मतलब to 15, keep an eye on 16, everything. exactly. After 15, 16 you might avoid. अरे before शादी my father used to randomly call for my phone. फोन खोल के दो. Seriously, हाँ. फोन दिखाता था, हाँ. चैट्स पढ़ी जाती थी, सब होता. वो तो होता है. To be a girl's father is a whole different conversation. अब वहाँ तो जाते ही नहीं. So that's very different thing. But keep a track of what the child is doing on the phone, because phone is something which has immense potential. The wrong way also and the right way also. So you should always keep a track. And जितने भी पेरेंटल है ना, ये सब केवल फोन पे चलते हैं, वो सामने वाला अपने आप उसका जोड़ निकाल लेता है. हाँ. ठीक है. हाँ, मतलब a child who is sitting on the phone for some time will try and make sure कि वो वहाँ से वहाँ घूम के कहीं से कुछ खोल के अपना जो चाहिए वो खोल ले, भले रिस्ट्रिक्शन हो या ना हो. We have to have an observational eye on the child. आजकल मदर्स से काफी बात होती है कि वो बिकॉज वो रील्स का इतना ट्रेंड आ गया तो बच्चों को बार बार ऐसे ऐसे करने की आदत हो गई है. इज दिस कॉजिंग द अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम? बच्चों में अटेंशन की कमी, इतने हाइपर एक्टिव. It's a behavioral disorder. It's not a disease per se. It's a behavioral disorder in which few children are more hyperactive than normal, and screen time will further aggravate that hyperactivity. It won't calm the child down. So child who is an ADHD, उसकी तो पहले ही समझ में आ जाता है हम लोग जब देखते हैं कि यार the child will be self destructive or will be destructive in nature. एक होता है जो बच्चा मस्ती कर रहा है, वहाँ चढ़ रहा है, यहाँ चढ़ रहा है, वहाँ से कूद रहा है. He's not ADHD, he's not hyper. दूसरा बच्चा होता है कि ये गिराया, टीवी पकड़ा, नीचे गिरा दिया, कुछ फेंक दिया, कुछ तोड़ दिया, और वो कंट्रोलेबल नहीं हो रहा है, वो है ADHD. वो चाइल्ड विल बी प्रॉब्लम इन स्कूल ऑल्सो. जो मस्ती कर रहा है बच्चा वो स्कूल में ठीक रहेगा, आपके साथ भी मैनेज हो जाएगा, बट देन उसको स्क्रीन मिलेगी तो वो थोड़ा सा हाइपर होगा, और ADHD वाला विल गो अ डिफरेंट लेवल. सो आइडेंटिफाई द चाइल्ड कि इसको स्क्रीन नहीं देना है, और उसको फिर आपको यू हैव टू कीप इट इन अ वेरी, उसको फिर आप डिविएट करो, उसको दूसरी चीज़ें कराओ, उसको कुछ और बिजी रखो. बेसिकली यार चाइल्ड हैज़ टू बी केप्ट बिजी. देयर इज ओनली बॉटम लाइन इज यू हैव टू कीप हिम बिजी somehow keep them occupied. They have so much of energy that they need to be constantly occupied with something, and phones have become the easiest way to do it. So that's why screen time हर जगह आ रही, but it doesn't causes ADHD. Yes, speech delay definitely. कोविड के बाद हमने बहुत देखा स्पीच डिले, which initially we were not seeing that much, because screens are one way communication. Screen ही बोलती है, आप बोलते हो तो they don't respond. So a child who's growing up, 1 साल 1.5 साल का है, वो फिर उससे कम्युनिकेट करेगा और वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो he'll think कि ठीक है सभी ऐसे हैं, तो then he'll stop speaking. तो speech delays are very common after lot of screen time. So for that, screen time should be limited to mostly food. खाना खिलाना है तो उसके लिए ठीक है, उतना आधा घंटा या social occasion types if you're out. सोशल ओकेजन तो वेरी डिफिकल्ट. मतलब आई विल से कि जिस टाइप की सोशलाइजिंग और सोशल ओकेजन्स होते हैं, चिल्ड्रन शुड रादर स्टे एट होम रादर देन गो आउट. Family gatherings is a different thing. When you're going out with your friends, it's a totally different topic all about all this. But when you're going out with your friends, when you're going out, जो अब culture develop हो गया है with the generation which we are roaming into, our children should be better at home rather than attending those things. एक और बड़ा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि मोटा बच्चा ही हेल्दी होता है. हमारे पतले बच्चे होते हैं तो हम बोलते हैं कुछ खिलाया करो यार, कुछ पिलाया करो, ये खाते नहीं है, ये हेल्दी नहीं है, तो एकदम कांगड़ी पलवान है, और उल्टा खा पी रहे हैं सब. तो बच्चे की हेल्थ चेक करने की क्या बेसिक चेक पॉइंट्स होते हैं कि नहीं ये हेल्दी है जो भी ये खा पी रहा है? बच्चा जब दिन भर नाक में दम कर दे मस्ती करते करते, वही हेल्दी बच्चा है. मोटा बच्चा कैसे करेगा, राइट?
एंड वो मोटे बच्चे आज 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक झेल रहे हैं. इट्स जस्ट बिकॉज अब चीज़ें बदल गई हैं. अब वो पोल्यूशन, वो स्ट्रेस लेवल, वो अडल्ट्रेशन, वो सब बदल गया है. सो योर बॉडी इज नॉट एबल टू एडजस्ट टू दैट फैट विच वॉज पुट इन एट एन अर्ली स्टेज. मोटा कैसे होगा बच्चा? बटर खाता है, मक्खन खाता है, पराठे खाता है, उसी से मोटा होता है. राइट? यू गिव देम फैटी हाई कैलोरी डाइट, उसी से मोटे होते हैं. जो अक्सर जैसे कुछ परिवारों में होता है घी खिलाने की. आई हैड अ चाइल्ड हु वाज 15 kgs at 8 months. 15 kgs at 8 months. मुझे था कि हाँ, twice the normal. yeah, double so almost. I was like कि भाई इसको थायराइड वगैरह करा लो, might be a problem. Then later on father told me कि वो दादी रोज 1 चम्मच घी खिलाती है उसको. So ठीक है, he is doing well also now, ऐसा कुछ नहीं है. But the point is कि for a child to grow well, he needs to run a lot. He needs to climb things, he needs to pick up things, he needs to throw things, he needs to play a lot. A child who's fat will not play. His mental acuity will not grow that much compared to a child who is lean and thin. So acceptable weight में होना चाहिए बच्चे को. बट एक होता है वेट लिमिट की, उससे हम बोलेंगे कि ना अब वो malnourished है, उसको खाना नहीं खिला रहे. But I tell you 90% of families in India are not malnourished. Everyone has good enough food to give it to their child. अब हमारे देश में वेस्टर्न वर्ल्ड इश्यूज आ रहे हैं ओबेसिटी की rather than malnutrition. We have shifted, our demographics have shifted to a certain degree. So अब the child should not be fat at all. He should look healthy, and healthy is only when the child is able to run around a lot. नाक में दम कर दे वो बच्चा अच्छा होता है कि भाई अब पता नहीं क्या करने वाला है. ठीक है, ही इज तो बट ठीक है, खाना और न्यूट्रिशन अपनी जगह है. खाना खाना चाहिए, ऐसा नहीं खाना नहीं खाना चाहिए. दोनों थिंग्स should be taken in tandem, but excessively giving fatty food to make the child plumpy is not recommended, not advisable, and should not be done. I remember यहाँ पे एक भी वो बार- थोड़ा पुराना और नया वो मिक्स मैच हो गया ना. पहले इंडिया में malnourishment और इन चीज़ों की प्रॉब्लम थी और इम्यूनिटी की भी प्रॉब्लम थी, तो थोड़ा हेल्दी और बच्चे को इम्यून भी माना जाता था कि हाँ. अच्छा खाता, घी भी खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है. ऐसा भी Right. एक मिसकंसेप्शन मान लो इसको But भी. right now you tell me what happened in COVID. Everyone who was 70-75 kg had trouble the most. हाँ. And the child who was 10 किलो के बच्चे को कुछ नहीं हुआ. So the question of weight and immunity doesn't matches together. It's like कि आप अब चीज़ें बदल गई हैं. Those things which were pure last 50 years back are not pure that much. That level of stress in his work while जो हमारे पापा ने झेला है, आज के level of stress is very different. आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करो, कितना प्रेशर होता है एक इंसान पे. अब वो लेट सो रहा है, लेट खा रहा है, प्लस addictions, those are also add on. So those are all accumulatively causing trouble. When did we hear कि 40 साल के आदमी को हार्ट अटैक पड़ा, वो खत्म हो गया? ये न्यूज़ में कभी आता ही नहीं था. अब ऑफ लेट इट इज बीइंग हर्ड. इट्स ऑल बिकॉज थिंग्स हैव चेंज सो रैपिडली इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग दैट this is happening. So the best you can do for a child is keep him healthy in terms of low weight, acceptable low weight. आई रिमेम्बर मैं एक बार आपके पापा के पास ही बैठी थी और मैं उनको कंप्लेन कर रही थी, अंकल ये दाल नहीं खिलाता, फलानी ये फलानी सब्जी नहीं खाता, ये चिकन नहीं खाता. तो उन्होंने मुझे पूछा तुमने खाया था बचपन में? मैंने कहा नहीं अंकल. कहते तुम ठीक ठाक बड़े हो गए ना, वो भी हो जाएगा. Exactly. तो अब इनफैक्ट ये भी बड़ा इंस्टाग्राम पे आने लग गया अब बच्चों के लिए कि वो इनफ प्रोटीन डाइट नहीं लेते, तो फलाने मल्टीविटामिन्स, ये पाउडर्स आते हैं मिलाने के लिए खाने में, प्रोटीन इंटेक पूरी करने के लिए गमीज आती है, अब ये बॉर्नवीटा वगैरह. ये कितने हेल्दी होते हैं और कितने रिक्वायर्ड होते हैं बच्चों के लिए? To a certain degree they are healthy but given in a limited time. ऐसा नहीं कि आप हमेशा देते रहो. 3 महीने 6 महीने का डोज बहुत होता है, क्योंकि उसके बाद जो भी आप दे रहे हो द बॉडी इज जस्ट थ्रोइंग इट आउट. एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टोर कर सकता है बॉडी, मल्टीविटामिन्स, आयरन, एवरीथिंग. हम आयरन थेरेपी देते हैं 3 महीने की, उसके बाद बंद कर देते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी. इवन इफ़ यू गिव मेडिसिन वो थ्रो कर देगी. सो अगर कोई देता भी है तो नुकसान तो नहीं हो रहा बच्चे को, बट फ़ायदा भी नहीं है. सो कोई पॉइंट आफ्टर सर्टेन टाइम नहीं. सो जनरली 3 months इज गुड इनफ, उससे तो ज़्यादा वो नहीं. दे सकते हैं चीज़ें. हाँ, बट देन इट्स ओनली एट अ ग्रोइंग स्टेज ऑफ चाइल्ड. जब उनकी ग्रोथ स्पर्ट आती है, तो जैसे शुरू के टाइम हो गया व्हेन द चाइल्ड इज ऑन फीड. अब माँ का दूध पी रहा है, वी डोंट नो मदर्स न्यूट्रिशन स्टेटस कि मदर किस में कम है किस में नहीं है. भाई शी इज गॉन थ्रू अ प्रेगनेंसी विच इज़ अ वेरी बिग थिंग. पूरा शरीर ऊपर नीचे हो जाता है माँ का. उसने कितना खाया, क्या नहीं खाया, हाउ वेल हर न्यूट्रिशन लेवल्स आर, वी डोंट नो. सो वी ऐड फॉर अ चाइल्ड कि भाई इफ यू आर गेटिंग लेस दिस विल हेल्प.
but then that is for 3 months to 6 months, then not required. Then when the child is growing up, say growth spurt आता है somewhere around 4 years, when they start getting taller, that time we can again supplement. Then it comes at 10 years, when 8-9 years they're getting taller, then you can supplement. उसके बाद it's not required because the child is obviously eating healthy. कम खा रहा होगा, fine enough, but खा तो अच्छा ही रहा है, थोड़ा बहुत जो भी खा रहा है तो इट्स गुड इनफ, ऐसा कुछ नहीं है. एक्स्ट्रा प्रोटीन देना, अब वो लोग बोलते हैं हम पाउडर मिल्क दे दें, दूध में कोई चम्मच डाल के दे दें. मैंने बोला ठीक है आप दे दो, बट आप मुझे ये बताओ कि आप दूध कितना पिलाओगे और कितना चम्मच डालोगे और उसमें उसको क्या सब्सटैंशियल अमाउंट मिलेगा. क्या भाई 1 लीटर दूध पिए तो मैं मानूं कि भाई उसको कुछ मिल रहा है. 10 किलो का 15 किलो का बच्चा 1 लीटर दिन का दूध पी रहा है तो ऑब्वियसली गुड इनफ. बट अगर 1 लीटर पिएगा तो खाना क्या खाएगा, कैसे खाएगा. सो इट डजंट वर्क दैट वे. तो बच्चे अपने बॉडी अपना न्यूट्रिशन हर जगह से ढूंढ लेती है. हाँ किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, दैट इज़ फाइन, बट एक लिमिटेड टाइम से ज़्यादा हमें नहीं देना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं उसका. अब जैसे बच्चा बीमार पड़ा, अब बच्चा खाना तो खाएगा नहीं. अब थोड़ी देर तक तो एज अ मदर भी ठीक है, आपको लगता है कि ठीक है बीमार है, नहीं मन कर रहा, थोड़ी देर तक आपको समझ में आ जाता है. बट अलार्मिंग सिचुएशन कब हो जाती है कि बच्चा कुछ खा ही नहीं रहा, एक पेरेंट के लिए भी? कभी होती नहीं एक्चुअली अलार्मिंग सिचुएशन. अगर बच्चा ठीक हो रहा हो तो होनी नहीं चाहिए. अच्छा, इफ द चाइल्ड इज गेटिंग वेल, ठीक हो रहा है, फीवर चला गया, बीमारी नहीं है, खेलने लगा है, तो थोड़ा थोड़ा खाएगा. ही वोंट सडनली जंप ऑन टू पूरा खाना, क्योंकि अब वो उस चीज़ को भी सहना सीख गया है कि हाँ ठीक है मेरा थोड़ा खा के काम चल जाता है. अलार्मिंग सिचुएशन तब होती है जब इलनेस ठीक नहीं हो रही, बीमारी ठीक नहीं हो रही. दैट शुड बी एन अलार्मिंग. खाना नहीं खा रहा, फाइन, वो तो उसका मन है, उसको नहीं खाना, उसको अच्छा नहीं लग रहा, उसका स्वाद नहीं आया, उसको टाइम लग रहा है एक्सेप्ट करने में वो चीज़ें. सो उस चीज़ के लिए हमें टाइम देना होता है. एंड टाइम इज समथिंग विच इज़ स्केप्टिक, वो सब्जेक्टिव भाई, कि अब किसी बच्चे को 4 दिन लगे, किसी बच्चे ने 1 हफ्ते तक नहीं खाया. तो पानी, लिक्विड्स, वेराइटी ऑफ लिक्विड्स एंड थोड़ा मीठा, दिस इज जनरली व्हाट वी एडवाइस टू अ मदर देन व्हेन द चाइल्ड इज नॉट ईटिंग ड्यूरिंग इलनेस, कि भाई आप सबसे पहले लिक्विड्स अच्छा दो. नंबर ऑफ लिक्विड्स कुछ भी दे दो. अब हमारे यहाँ अपने कल्चर में होता है कि खट्टा मत दो, गला लग जाएगा, केला मत दो, सर्दी हो जाएगी. अब ठीक है, दोज आर अगेन चाइनीज विस्पर. बट द पॉइंट इज होता कुछ नहीं, बच्चा कुछ तो खाएगा ना, कुछ खाएगा तो थोड़ी भूख लगेगी, थोड़ा और खाएगा. हमारा मन खराब होता है, हम भूखे रहते, खाते नहीं है, मन नहीं कर रहा खाने का, एक निवाला खाया भूख लगने लगती है. ठीक, तो बच्चे को थोड़ा थोड़ा दे, थोड़ा थोड़ा लिक्विड्स देते रहें, थोड़ा थोड़ा कुछ मीठा देते रहें, या जो उसको अच्छा लगता हो, नमकीन, वॉट एवर ही लाइक्स. 1 निवाले 2 निवाले पे रुक जाएं, वो अपने आप नहीं खा रहा, 1 दिन 2 दिन, तीसरे चौथे दिन खाने लगता है. कुछ बच्चे 1 आध हफ्ते बाद खाते हैं, लेकिन इवेंचुअली हर बच्चा खा लेता है इफ ही इज गेटिंग वेल. ये एक खांसी जुकाम से भी आया वही कि अब हमारे लिए बहुत इजीली अवेलेबल है नेबुलाइजर्स. अब पोर्टेबल नेबुलाइजर्स भी है, और हम न्यू मदर्स ने, ये वाली जनरेशन ने बड़े इजीली देखे नेबुलाइजर्स. अब जैसे मैंने भी ये बहुत किया कि ठीक है बच्चे को खांसी हो रही है, अब ऑब्वियसली कफ सिरप या कुछ तो टाइम लेगा ही ना. अभी नेबुलाइजेशन डायरेक्ट इफेक्ट है, फटाफट ठीक हुआ. अब हर बार खांसी जुकाम हुई, हमने फटाफट नेबुलाइज कर दिया. वो सही अप्रोच है कि गलत है? टोटली गलत अप्रोच है. हम सबको ना एक बार बाहर जाके मेडिकल फील्ड देखनी चाहिए. सर्दी खांसी के लिए कोई दवा भी नहीं देता, देखता भी नहीं है बच्चे को, केवल ऐसे देखेगा कि उसको चेस्ट में तो कुछ नहीं और छोड़ देगा, बोले घर जाओ स्टीम दो ठीक हो जाएगा. दिस इज व्हाट द होल वेस्टर्न वर्ल्ड डज फॉर सर्दी खांसी. हमारे यहाँ क्विक ट्रीटमेंट चाहिए सबको, बिल्कुल जल्दी ठीक कर दो. तो एक मिनट भी बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं होता. तो अगर मैं नहीं करूँगा तो वो उधर चला जाता है, उधर से दवाई ले आता है. आई थिंक यू नो माई प्रिस्क्रिप्शंस आई हैव द लीस्ट ऑफ मेडिसिन. आई डोंट प्रिस्क्राइब. कितनी बार आते हैं, ये तो शी हैज लर्नड अ लॉट आफ्टर दैट कि अब तो वो फोन भी नहीं आते कि बच्चा ठीक है, अपने आप ही ठीक कर लेती है. सो दैट्स अ गुड थिंग दैट कि लेट द चाइल्ड हैंडल हिज थिंग्स इनिशियली. अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है, भाई 104 का बुखार आ गया तो ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क करना है, दवाई देना है, स्पंज करना है, सब ठीक करना है. 100 का बुखार है, खेल रहा है तो थोड़ा वेट कर लो, दवाई दे दो, वेट कर लो, खेलने दो उसको, छोड़ दो. बच्चों को रेस्ट करना चाहिए. क्यों करना चाहिए रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है. बुखार उतर गया, खेलने लग गया, बात खत्म. नाक बह रही है, नाक होती ही बहने के लिए, वाइप कर लो जो भी आपको लग रहा है. बट अब वो बच्चा नंगे पैर घूमता है, पानी में खेलता है, ठंड है तो कपड़े नहीं पहनता, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट नोज टू बी ड्राई? एंड व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गिविंग मेडिसिन अगेन एंड अगेन? आई हैव पेशेंट्स हु कम 15 दिन से दवाई दे रहे हैं, मैं बंद करवा देता हूँ, बंद करो सब कुछ नहीं देना, जरूरत ही नहीं है उस चीज़ की. मतलब सर्दी खांसी में ओनली 1% ऑफ चिल्ड्रन रिक्वायर रियली मेडिसिन. जिनको थोड़ा सा लंग्स में कंजेशन हो गया हो या खांसी इतनी ज़्यादा हो रही हो कि वो सो नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे,
their daily activities are getting disturbed, then only nebulization is required. Otherwise nebulizations, सबसे अच्छी चीज steam है, but then steam is very difficult to give, you know, For it's kids, hot and it's for kids slightly dangerous also, कि पानी गिर गया जल गया तो और नई मुसीबत हो जाती है. So nebulization strict no. वैसे बच्चे कहेंगे जो पापा की परी और राजा बाबू राजा बेटा, तो इन सब हैबिट्स में क्या मतलब कैसे अवॉइड करा जाए, कैसे एक एरोगेंस या वो इन सब में आपको क्या लगता है गलती कैसे- किसकी है? पेरेंट्स की. वेरी सिंपल. किसने बनाया पापा की परी? पापा ने बनाया. राजा बाबू हम नहीं बनाया ना. तो हम जब पहले ही लीवे देंगे उनको कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं हो जाता है, नहीं होता. गलती है, एक्सेप्ट इट. अब वो कैसी गलती उस पर डिपेंड करता है कि क्या होना है. अब ठीक है बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार. अब अपने यहाँ पेपर्स में हम रोज पढ़ते हैं एक राजा बाबू गाड़ी चला दी, अब हो गया. अब आप उसमें क्या करोगे? व्हाट डू यू थिंक इज द राइट वे टू डू एज अ फादर एंड एज अ नॉर्मल पर्सन? व्हाट डू यू थिंक क्या करना चाहिए? उसकी गलती तो रियलाइज करवानी चाहिए एज अ फादर भी. बट एज अ फादर उसको आप भेज सकते हो जेल? अपने यहाँ पे तो बहुत हो गए. एक वो पोर्श कांड हो गया, एक वो अपना वो फरीदाबाद में वाला- रिसेंटली हुआ था, ओम नमः शिवाय करने लगा. नहीं सबसे पहले तो करके उसके बाद कहता है वन मोर राउंड. So what are all these things? These are things that the child has no respect and no fear. This is because from the day one he was seeing the घर का माहौल ऐसा. कुछ घर भी में मैं जब- कर लूंगा तो हाँ. सो I'll ये get तब away चालू होता है, ये तब बनता है जब घर का माहौल ही ऐसा होता है कि अरे सब कर लेंगे. ये जब उसने मारा वो हंस रहे थे, अरे हाँ मार रहे स्टाफ हाँ, को वो मारा सही। इसको So, उसको जो भी। हाँ. सो व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी पे जा रहे हैं हम लोग? सो इट्स लाइक पहले टाइम पे घर का माहौल अच्छा होगा तब जाके ये सिंड्रोम अपने आप खत्म होंगे. अदरवाइज ये एंटाइटलमेंट वाला सिंड्रोम विल ऑलवेज बी देयर विद अ चाइल्ड हु हैज सीन हिज. अब इफ यू सी योर फादर सेइंग कि हाँ सब हो जाएगा तो फिर आपको क्या दिक्कत है यार? आपको तो हो ही जाएगा सब कुछ, क्यों करना है आपको? सो ये दीज आर ऑल ग्रोइंग अप थिंग्स कि आप भले ही आप कितने बड़े हो, आपके बच्चे को पता होना चाहिए कि ही इज एट द ग्रास रूट एंड ही कैन नॉट वॉक अवे विद एनीथिंग ही इज डूइंग. सो देयर हैज टू बी रिपरकशंस. That repercussions can be at different levels at a different way that every person can handle at his own things. But the child should always understand कि उसकी गलतियों के repercussions हो सकते हैं. और जब वो ये समझ जाएगा ना, ये सारे सिंड्रोम अपने आप चले जाएंगे. और अपना बिहेवियर जैसे पेरेंट्स का बिहेवियर, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड इन जनरल भी, तो क्या क्या कितना मैटर करता है बच्चे तभी मैंने पे बोला और था ना कि कितना हम वो- आजकल को जो हमारे क्राउड गैदरिंग्स होती हैं, जो हमारी सोशल गैदरिंग्स होती है, बच्चे उसमें क्यों नहीं आने चाहिए? इट्स बिकॉज ये पब्लिकली एक्सेप्टेबल हो गया है अब. पहले नहीं था. पब्लिकली एक्सेप्टेबल हो गया है. ड्रिंकिंग इज पब्लिकली एक्सेप्टेबल. अब आप इनफैक्ट अब तो शायद उल्टा हो गया कि नहीं पीते हो तो यू आर ऑड वन आउट, हाँ, प्रैक्टिकली बिल्कुल। सेइंग. सो बट देन ऑब्वियसली बच्चों के सामने तो नहीं होना चाहिए. इफ वो होता है तो बच्चा ऑब्वियसली करेगा ही करेगा, इंक्विजिटिवली करेगा, बिकॉज उसका नेचर ही ऐसा है कि उसको करना ही है. Then one day you find he is doing it. Now the point is how to handle it. I believe that if eventually he is going to do it, this is what I believe. हर इंसान ने eventually चीज़ें टेस्ट करनी है, चीज़ें यूज़ करनी है, बिकॉज आज नहीं तो कल कॉलेज जाएगा, कॉलेज में तो कोई कंट्रोल है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो करेगा. So either let him do it under your guidance, make him do it, make him understand, her understand how to not do it. कि ऐसे नहीं करो, ऐसे करो. At least you can handle it. ठीक है. अब ये बोलना बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो. भाई इवेंचुअली तो बच्चा करने ही वाला है. आप आज बचा लोगे, कल बचा लोगे, परसों तो करेगा ही करेगा. सो एट एन एज, जैसे हमारे यहाँ होता था कि अब वो बड़ा हो गया, 18 साल का हो गया, पापा के साथ एक ड्रिंक पी ले. ये पहले होता था. क्यों होता था ये? इसलिए होता था कि यू शुड नो हाउ टू हैंडल योर ग्लास एंड लर्न इट फ्रॉम द पर्सन हु नोज इट रादर देन योर फ्रेंड्स हु डोंट नो एनीथिंग. सो द लेटर द बेटर अगेन. और स्पेशली स्मोकिंग शुड नॉट बी डन इन हाउस. घर में जो स्मोक करते हैं ना, वो छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लंग्स में जाता है. इट विल कॉज ट्रबल इन देयर फॉर्मेशन बिकॉज दे आर ऑफ अ डेवलपिंग एज. सो दोस टॉडलर जो 3 साल के हैं, 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, ऑब्वियसली टिल 8-9 years 10 years स्मोकिंग इन हाउस तो इनफैक्ट कभी होनी भी नहीं चाहिए. दैट शुड बी नेवर देयर इन द हाउस. बट स्टिल फॉर दोस चिल्ड्रन इट शुड नॉट बी इन द नियर विसिनिटी. मतलब मोर ऑफ अ चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड है, स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं, 6, 7, 8, 10 साल के, या स्कूल से लड़के आ जाएं या मार खा के ही आ जाएं, तो फिर आप उनको क्या एडवाइस करो कि अरे तुम मार खा के क्यों आया? बिकॉज दोनों तरफ के है भाई. मार खा के आ गया तो वो भी गलत है, क्योंकि यू आर लेटिंग हिम नो कि ठीक है मार खा ली तो कोई बात नहीं, रिटेलिएट नहीं करना. एंड द अदर वे इज आल्सो नॉट कि भाई फिर तुम वायलेंट बिहेवियर सिखा रहे हो. यार ये ना चीज़ उस समय उस हिसाब से हैंडल करनी चाहिए जिस मोड में बच्चा आ रहा है.
अगर बच्चा तैश में आ रहा है, गुस्से में आ रहा है, तो उसको बिठा के काम डाउन करना होता है. द चाइल्ड इज क्राइंग एंड कमिंग, उसको फिर बिठा के वहाँ पे सेटल करना होता है. फर्स्ट सेटल द चाइल्ड, मेक हिम कम बैक टू रियलिटी. क्योंकि आप जब लड़के आ रहे हो या मार खा के आ रहे हो ना, आपका सेंस चेंज हो चुका होता है. यू आर नॉट इन रियलिटी टच. Either you are very angry. When you're very angry, you don't understand what you're doing. You're just continuously doing. Or if you're crying, then also you're at a very different emotional level. So first, he should be emotionally stable to understand what you're going to speak. So the first thing is, rather than scolding him, क्यों मार के क्यों नहीं आया या scold मार क्यों दिया, make him sit, make him calm down. Then gradually talk it out कि भाई क्या हुआ, what happened. अब if he was bullied, then obviously you need to take a stand. अब दैट स्टैंड इज नॉट कि तू मार गया, दैट इज नॉट. वो तो एक ने मारा, दूसरे ने मारा, तो मारते ही रहोगे एक दूसरे को. दैट्स अ डिफरेंट वे ऑफ टैकलिंग इट. इफ यू गोना टीच वायलेंस टू अ चाइल्ड, देन ऑब्वियसली फिर वो एक को थोड़ी छोड़ेगा, वो अगले दिन खुद बुली बन जाएगा. सो देयर इज नो वे ऑफ सेइंग कि तू मार के आ. देयर इज अ वे ऑफ हैंडलिंग इट, बट द चाइल्ड शुड नो कि यू आर हैंडलिंग इट. चाइल्ड शुड नेवर अंडरस्टैंड कि नहीं तो आपने जाने दिया. फिर आपने जाने दिया तो फिर आपकी बॉन्डिंग खराब हो जाती है. फिर वो बोलता है कि आप यू डोंट केयर अबाउट इट. देन ही विल टेक डिसीजंस ऑन हिज ओन. ऑब्वियसली देन ही इज गोना डू मिस्टेक्स. रोता हुआ बच्चा आता है, तो रोता हुआ बच्चे को भी अगर आप डांटोगे तो और रोएगा यार. उस समय आप उसको कुछ समझ नहीं आएगा. ही जस्ट नीड्स टू काम डाउन. ही नीड्स टू टैकल हिज इमोशंस फर्स्ट, देन टॉक इट आउट. बट टेलिंग अ चाइल्ड कि तू मार के आ, आई डोंट थिंक सो इट्स द राइट वे टू से कि डील अ थिंग. नॉट द राइट वे. बट मार खाना फॉर नो रीजन वो भी सही नहीं है ना. तो ही शुड बी एबल टू स्टैंड हिज ग्राउंड. That is something which with time the child will understand. He will only understand when you will talk out to him. You will sit and talk out to him. You cannot just expect a child to stand his ground. वो छोटा है यार, वो डरता है. अब किसने मारा ये भी तो नहीं पता ना. अब किसी बड़े ने मारा तो कैसे करेगा हैंडल, कैसे स्टैंड करेगा ग्राउंड. Then you need to take his space. First foremost is he should know, she should know कि you are there behind. And you have not taken things lightly. हमारे पापा लोग ठीक है कोई बात नहीं चलो हो जाता था, हम लोग हैंडल कर लेते फिर बाद में जाके. अब कितनी गलतियां करते थे. सो चाइल्ड कम्स लाइक दिस, मेक हिम काम, मेक हिम स्टेबल, टॉक टू हिम, देन ग्रेजुअली डिसाइड व्हाट नेक्स्ट टू डू. ट्रीटिंग इन वायलेंस इज नॉट राइट. हाँ अब ठीक है, मजाक वाली बात अलग होती है. फिर अगेन दोज थिंग्स आर वेरी सब्जेक्टिव. सिटिंग वन ऑन वन डिस्कसिंग इज लाइक कि आपने मैंने बता दिया, आपने सुन लिया, हमने अपने हिसाब से कर लिया. थर्ड पर्सन कैसे करेगा वो उस समय का इशू है. सो फर्स्ट थिंग इज टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि भाई ठीक है, समथिंग रॉन्ग हैपेंड विद यू, we are there for you, let's see what to do आगे. एक चीज़ तो जो मैं पर्सनली आपके साथ एक्सपीरियंस की है, एंड दोनों बार हम ट्रैवल कर रहे थे, एंड बच्चों को जैसे एक बार सर पे लग गई थी, तब तो हम फ्लाइट पे थे, तब बड़ा पैनिक क्रिएट हो गया था. एंड सिमिलरली एक बार हम ट्रैवल कर रहे थे, तो सुबह सुबह याशना उठ के आई, उसको इतना हाई फीवर है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है. एंड आई सेड नहीं, रिलैक्स, वी विल स्पीक टू डॉक्टर स्नेहिल, देन वो जैसे गाइड करें. तो दोनों बार यू वर वेरी रिस्पॉन्सिव एंड आपने एकदम सही एडवाइस दी कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू डू एनीथिंग, या अगर ऐसे हो देन दीज आर द स्टेप्स यू शुड टेक. तो इफ एनीवन वांट्स टू गेट इन टच विद यू, हाउ कैन दे डू सो? My number, my WhatsApp, I am always available on there. Something which I started was when I came to Bhopal, I said कि यार what new will I get? Everyone is a pediatrician, everyone knows medicine, everyone is intelligent, they can all treat. So what's new is approachability. A patient is always at odds कि यार कैसे अप्रोच करें डॉक्टर को, किस टाइम अप्रोच करें. तो आई हैव ऑलवेज गिवन, माय नंबर इज ऑलवेज देयर ऑन माय प्रिस्क्रिप्शन. आई टेल माय पेशेंट्स कि इफ यू हैव ट्रबल, लीव मी अ मैसेज. आई माइट नॉट बी एबल टू पिक अप अ कॉल बिकॉज आई एम लुकिंग एट समवन, आई हैव अ कमिटमेंट, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, तो आई वोंट डिस्टर्ब दैट कॉन्वर्सेशन. सो लीव मी अ मैसेज, आई ऑलवेज गेट बैक. बट फोन इज ऑलवेज अप्रोचेबल. एनी टाइम एनीवन कैन गिव मी अ कॉल. एंड स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, इट्स you always responded very promptly एकदम. एंड क्या पैनिक हो जाती है, एंड क्या you can't somehow you can't trust doctors outside, like जो आपके बच्चे को जानता है, एंड वो बेस्ट बता पाएगा. क्योंकि क्या है, बाहर जाके फिर हमने ऐसे सुना भी है कि लोग बाहर गए, बच्चे को एडमिट करा लिया और फिर तो बस डाउनहिल फ्रॉम देयर. नहीं, ये तो इनफैक्ट ओवर द इयर्स, चाहे जब आई थिंक अब वी बीन इन टच फॉर गुड 5 years, आपसे और आपके पापा से भी इन टच रहे, तो आपके पापा की भी बहुत ऐसे अच्छी रेपुटेशन रही है. एंड मैंने तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया विद द बोथ ऑफ यू. यू गाइज आर वेरी काम एंड कंपोज. आपने कभी भी किसी भी सिचुएशन में किसी को भी नहीं डराया जाके, और फ्रेंड्स भी हैं आपसे बात करती हैं. तो दैट इज आई थिंक वेरी वेरी गुड पॉइंट अबाउट यू गाइज. अ सेंस इज यू आर ऑलरेडी स्कैर्ड. हाँ, आप ऑलरेडी डरे हुए हो, आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्या होने वाला है. अब इन दैट पोर्शन अगर ऐसे बोल दे कि ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, तो फिर तो काम ही खत्म हो जाएगा. एंड हु इज डूइंग? यू आर डूइंग. आपने दवाई देनी है, आपने हैंडल करना है, मैंने तो बताना है. सो इफ आई मेक यू काम, यू विल डू द राइट थिंग. इफ यू आर पैनिक्ड, ऑब्वियसली यू गोना डू द रॉन्ग थिंग.
So the first thing for all the mothers is not to get panicked. It's easy for me to say, but लेकिन somehow try and control, try and wait, give time, everything settles, gradually हो जाता है. So panic is something very bad. कोई ऐसे कोई बहुत बड़े मिथ्स हैं जो सोशल मीडिया या इसके कारण कोई मतलब आपको जो माइंड में आते हैं कि ये एडवाइस बहुत चल रही है एकदम ही गलत है, इसको मत मानो, मिथ बस्टर्स टाइप कुछ? यार बहुत सारे हैं, बट मोस्टली इट्स रिलेटेड टू हाउ टू रेयर अप अ चाइल्ड. कि यू कांट मेक अ स्ट्रेट लाइन कि ऐसे करना है ऐसे नहीं करना है. एवरी चाइल्ड इज अ वेरी डिफरेंट पर्सन. दैट पर्सनैलिटी इज समथिंग वेरी डिफरेंट, एंड वी कैनॉट जस्ट पुट अ ब्लैंकेट लेबल ऑन एवरी चाइल्ड कि हाँ ऐसे ही डेवलप करना है, दिस इज द राइट वे. नो, every way is the right way till the child is growing up in the right fashion. Even two brothers, two sisters are a very different personality. So growing up should never be learned through a Instagram or social media platform. कैसे बच्चे को बड़ा करना है वो आपकी दादी, आपके घर वाले ही बताएंगे, आप खुद ही समझोगे और बच्चे से आप सीखोगे कि बच्चा क्या चाहता है, कैसे करना है. लोग कहते हैं चिड़चिड़ाता है बहुत बच्चा. मैं बोला आप परेशान कर रहे हो उसको, वो चिड़चिड़ा नहीं है, आप उसकी बात नहीं समझ पा रहे हो, आप उसको करने नहीं दे रहे हो. अब आप हर बार उसको पकड़ के रख लोगे कि ऐसे मत कर वैसे मत कर, तो चिड़ेगा ही यार, वो क्या करेगा, और उसको तो करना है कुछ. So there's a line where you should step in, there's a line where you should let the child be. And children are the best teachers. They will tell you कि हमें कैसे मैनेज करो. हम सुनते नहीं हैं उनकी, यही दिक्कत है. और इंस्टाग्राम यही चीज़ कर रहा है कि मत सुनो, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो. So rearing up of a child, how to handle a teenager, how to handle a toddler, how to handle an adolescent, it's through your own experience, through your own child. He will only tell you. That's the only thing. बड़ा करना बच्चों को अपने आप होने दो. तो अगर आप डॉक्टर स्नेल को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनका नंबर विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन.